आज के सेशन में हमारा फोकस इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा। कैपिटल गेन अदर सोर्सेस कवर कर चुके हैं। मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर वेल्थ स्टेटमेंट कवर कर रहा हूँ। उसके बाद की क्लासेस के अंदर सेल टैक्स के जो दो मेथड हैं, सही है, हम वो कवर कर रहे होंगे, एक थर्ड स्केड्यूल मेथड और उसी क्लास के अंदर इनपुट आउटपुट मेथड एक होता है, वो डिस्कस हम कर रहे होंगे। तो टेक्निकली हमारे ये चार टॉपिक्स बाकी हैं एज ऑफ नाउ। आज की क्लास में मैं अरसलान साहब इनकम फ्रॉम बिजनेस कवर कर रहे होंगे और आई थिंक मैं ओवरऑल रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो समराइजेशन देने का मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ यही था कि आप कनेक्ट, जो स्टूडेंट्स इरेगुलर है या डिस्कनेक्ट है या रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे तो उन्हें पर्सपेक्टिव क्लियर हो। ठीक है, हम मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी कर चुके हैं, लेकिन एग्जाम में मैं सवाल किस तरीके से दूंगा ये मैं इन पर्सन फेस टू फेस सिचुएशन में डिस्कस कर लूंगा। बट कहीं ना कहीं पर वट एवर वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टूडेज सेशंस बाय आवर गेस्ट स्पीकिंग सेशन मिस्टर अरसलान, तो वो आपके एग्जाम में उसकी वेटेज मिनिमम 5 मार्क्स श्योरली होगी और मैक्सिमम 7 से 8 मार्क्स भी हो सकती है आउट ऑफ 40 मार्क्स। तो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि ये सेशन अगर जो लोग लाइव सुन रहे हैं तो वो क्वेरीज अपने पास हैंड रिटन नोट्स कर लें। लेकिन अगर वो लाइव नहीं भी सुन रहे तो बाद में रिकॉर्डिंग को जरूर इसको फोकस करें। तो अरसलान साहब, आर यू रेडी? अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है सर, मैं रेडी हूँ। बस मुझे स्क्रीन शेयर का मौका दे दें ताकि मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकूँ बच्चों के साथ। या मैंने इनेबल कर दिया, अगर कोई मैसेज आएगा तो मैं अलाउ कर दूंगा। जी सर, इसका ऑप्शन कहाँ पर है स्क्रीन शेयर का? क्योंकि हमने जूम ही ज़्यादातर यूज़ किया है प्लेटफॉर्म। ओके ओके। अच्छा, ये जो माइक और इसके कैमरा नजर आ रहा है, माइक और कैमरा, जी 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 उसके ठीक बराबर में एक और बटन होगा अप एरो करते हुए। जी जी, शेयर स्क्रीन, यस यस, गॉट इट। हाँ, अच्छा, उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास इंटायर स्क्रीन क्रोम टैब और विंडो आ रहा होगा, तो आप अगर पीपीटी ओपन डन करके डन सेलेक्ट कर। सही है। डन। जी जी, ओके। यस यस सर, योर स्क्रीन इज शेयर्ड एंड आई एम ओके गोइंग टू शेयर दिस मटेरियल विथ स्टूडेंट्स ऑन योर एलएमएस और व्हाट्सएप भी जैसे ये सेशन कंप्लीट होगा। ओवर टू यू अरसलान साहब। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। In this session, we will discuss income from business, section number 18. It is a major part of every return. Almost 50% से ज़्यादा जो आप रिटर्न फाइल कर रहे होंगे अपनी रियल लाइफ के अंदर, उसमें आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस को फेस करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, यहाँ हम जो बातें पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस की प्योर कॉन्सेप्चुअल बातें होंगी जो लॉ कहता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर आए। ठीक है। हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि रियल में लॉ क्या कहता है और फिर हमारे पाकिस्तान में जो प्रैक्टिस की जाती है वो क्या है। ठीक है, तो दोनों का फर्क हमें आपके सामने रख देंगे और फिर इस फर्क से आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आप इस तरह की गलतियां करते हैं कि जो लॉ कह रहा है और आप उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो फिर आप ऑडिट के लिए तैयार रहें। ठीक है। व्हाट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस? अगर जनरली हम बात करें तो इंडिविजुअल, एओपी या कंपनी, ये आपके सामने जो स्क्रीन नजर आ रही है इसमें ये तीनों लोग जो भी अर्न करते हैं वो इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट हो सकता है उन सूरतों में जब ये डेफिनेशन पे पूरा उतरेंगे। डेफिनेशन क्या है? आपके सामने ये 5 काम लिखे हुए हैं: ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशन एंड वोकेशन। अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है, कॉमर्स का काम यानी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, एवरी फंक्शन ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या कोई प्रोफेशनल बंदा है। और लास्ट वन इज वोकेशन। वोकेशन मींस कोई ऐसा काम जो आप हुनर के तौर पे कर रहे हैं लेकिन उसके लिए आपके पास डिग्री नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे प्लम्बर है, कारपेंटर हैं, इन सब के पैसे भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में आते हैं। अगर एक दुकानदार है जो मैकेनिक की दुकान चलाता है, आपके पास आके कहता है मेरा रिटर्न फाइल करना है, तो उसका आप रिटर्न इनकम फ्रॉम बिजनेस वाला फाइल करेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी वाला नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये जो बंदा भी ये 5 काम करता है
उसको हम कहते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, और इसकी दो डेफिनेशन है, एक आपके सामने मैंने अभी रखी और दूसरी इसका पार्ट 2 है, एन एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ, कोई ऐसा काम जो बंदा एडवेंचर के तौर पे कर रहा है, जो उसका काम है नहीं परफेक्टली, लेकिन वो चलो करके देखते हैं क्या होता है, और वो यही काम कर रहा है, 5 ट्रेड, कॉमर्स, प्रोफेशन, मैन्युफैक्चरिंग, वोकेशन, इस तरह का कोई भी काम कर रहा है, ये सब भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा। दोनों में फर्क क्या है, नंबर 1 पार्ट में लिखा हुआ है कि फुल टाइम आपका वही काम होगा, और नंबर 2 का मतलब ये है कि आपका फुल टाइम ये काम नहीं है, आप पार्ट टाइम के तौर पे कर रहे हैं, तो भी ये इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा, बट डज नॉट इंक्लूड एम्प्लॉयमेंट। लेकिन नौकरी से हासिल होने वाले पैसे इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं होते। मिसाल के तौर पे एक डॉक्टर है, फुल टाइम डॉक्टर, और 2 महीने पहले कुर्बानी के जानवर ले लेता है, और उनको फिर पालता है और फिर आखिर में कुर्बान कर देता है। तो हर बार एक बकरा लेता है, इस बार उसको ऐसा हुआ कि क्यों ना मैं रमजान में 3 बकरे ले लेता हूँ, और एक बकरे को मैं कुर्बान कर दूंगा और 2 को मैं सेल कर दूंगा। अब यहाँ पे इन्होंने ये जो काम किया है, ये ट्रेडिंग पर्पज है, ठीक है, और इट इज नॉट हिज मेन बिजनेस, इट इज एन एडवेंचर के तौर पे, चलो करके देखते हैं क्या होता है। तो ये भी एज पर लॉ इनकम फ्रॉम बिजनेस है। आपने रिटर्न भरते वक्त 2 बकरों पे जितना प्रॉफिट अर्न किया उसके ऊपर आपने टैक्स देना चाहिए। हाँ, वो अलग बात है कि लोग बताते ही नहीं है गवर्नमेंट को या एफबीआर को। ठीक है, उसूल ये है कि आपने कोई एडवेंचर के तौर पे काम किया, उसके पैसे भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में लेने हैं। इसी तरह कोई हाउस वाइफ है कि चलो पिज्जा बना बना के हम बेचते हैं, छोटा सा हमने एक फेसबुक पे पेज बनाया है और फिर हम पिज्जा बना बना के बेच रहे हैं, दैट इज नॉट आवर मेन एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, बट एज ए एडवेंचर के तौर पे चलो करके देखते हैं, तो ये वाले पैसे भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में आने चाहिए, लेकिन लोग उसको शो नहीं करते, वो एक अलग बात है। ठीक है, इसी तरह आपके पास गाड़ी है, आप शाम में फारिग हैं तो आपने उबर करीम में चलाने शुरू कर दी, यंगो में चलाने शुरू कर दी, तो दैट इज ऑल्सो इनकम फ्रॉम बिजनेस, यू हैव टू पे द टैक्स ऑन दिस इनकम। ठीक है, डेफिनेशन हमने क्लियर कर ली कि डेफिनेशन में 5 चीजें कवर होती हैं, और इन्हीं 5 चीजों को एडवेंचर के तौर पे कोई करे तो वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस है। ठीक है, अब बिजनेस में और एम्प्लॉयमेंट में क्या फर्क होता है, तो इसके ये रूल्स हैं, ये फर्क आपको बता देंगे कि इनकम और बिजनेस में क्या फर्क है। नंबर 1, वेदर इंडिविजुअल इज डूइंग इज ओन वर्क और इज वर्किंग फॉर अदर। पहले ये चेक करना है कि बंदा अपना काम कर रहा है या किसी दूसरे के लिए काम कर रहा है। अगर अपना काम कर रहा है तो इनकम फ्रॉम बिजनेस है, दूसरों के लिए काम कर रहा है तो वो सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट होगा। वेदर इंडिविजुअल इज वर्क पार्ट टाइम और फुल टाइम, अब ये भी चेक करना है कि पार्ट टाइम है या फुल टाइम है। अगर फुल टाइम है तो वो नौकरी है, इनकम फ्रॉम सैलरी। एंड इफ द टैक्स पेयर इज वर्किंग अंडर नंबर ऑफ पर्सन, बहुत से लोगों के लिए काम कर रहा है पार्ट टाइम के तौर पे, तो दैट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसीलिए विजिटिंग फैकल्टी में पढ़ाने वाले यूनिवर्सिटी के जो लोग होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो अपनी सैलरी को सैलरी नहीं कहते, इनकम फ्रॉम बिजनेस के तौर पे उसका रिटर्न जमा कराते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी में विजिटिंग फैकल्टी में पढ़ा रहे होते हैं तो वहाँ क्या आप परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते, पहली बात, पार्ट टाइम पढ़ा रहे हैं, और पार्ट टाइम पढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। अगर आप, तो बताइए ऊपर वाली 5 में से कौन सी डेफिनेशन पे आप पूरा उतर रहे हैं? क्या ये ट्रेड है, कॉमर्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोफेशन है या वोकेशन है? कमेंट करके बता दें जल्दी से। अगर कोई बंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है तो वो किसका पार्ट बनेगा? हाँ भाई, मौजूद हैं आप लोग? यस सर, यस सर, मेजोरिटी मौजूद है, चैट में टाइप करके बताएं। अपने जिंदा होने का और स्क्रीन के सामने होने का एहसास दिलाइएगा। भाई ये यूनिवर्सिटी का टीचर कहाँ आएगा डेफिनेशन में? ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशन और वोकेशन। प्रोफेशन, ठीक है, दे ऑल आर कम अंडर द प्रोफेशन डेफिनेशन। यस, प्रोफेशन। स्टेफी जावेद, बिल्कुल सही बताया आपने। ठीक है भाई, हमने ये फर्क सीख लिया दोनों का। ठीक है, नेक्स्ट, इफ अ वर्क इज डन बाय अ कंपनी और अ फर्म इज कॉल्ड अ बिजनेस। अगर कोई काम कंपनी कर रही है या कोई एओपी कर रही है तो दैट इज ऑल्सो अ बिजनेस, एंड ऑलवेज अ बिजनेस बल्कि। और इफ अ टैक्स पेयर इज डीलिंग विद ओन नेम, अगर वो अपने नाम से डील कर रहा है तो दैट इज ऑल्सो इनकम फ्रॉम बिजनेस, क्योंकि वो अपना ब्रांड बना के बेच रहा है। ठीक है, इनकम फ्रॉम बिजनेस 2 तरह का है, एक है नॉर्मल बिजनेस, एक है स्पेक्युलेटिव बिजनेस। नॉर्मल बिजनेस से मुराद ये है कि आपने जैसे नॉर्मल तिजारत करनी है, वो है। स्पेक्युलेटिव बिजनेस में फॉरवर्ड और फ्यूचर सेल्स वाले बिजनेस आते हैं, इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे अभी।
सिर्फ नॉर्मल बिजनेस को डिस्कस करेंगे। हमारे क्लास का जो स्कोप है, यानी आपकी जो कोर्स है उसके हिसाब से सर ने बताया था, तो इतना ही पार्ट रखा है नॉर्मल बिजनेस का, स्पेक्युलेटिव को हम डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है। देन वी हैव ऑर्डिनरी फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। बचपन से देख देख के आप लोग बड़े हो गए माशाल्लाह। सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, देन सेलिंग एंड एडमिन, एंड फाइनली यू गॉट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, दैट इज इनकम स्टेटमेंट ट्रेडिशनल। लेकिन अगर कोई बंदा प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेकर आया आपके पास, कह रहा है मेरा 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा बताइए, तो आप उसको आराम से बता सकते हैं। वो टेबल में देख के नॉन सैलरी वाला टेबल लगाएंगे और बताएंगे कि भाई आपके ऊपर इतना टैक्स लग रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये टेबल खुल जाए, 1 मिनट। अब एक शख्स कहता है कि मेरा 10 लाख रुपए का प्रॉफिट है, आप टैक्स कंसल्टेंट है, आपके पास आके कहता है मेरा कितना टैक्स बना बताइए, तो आप उसको सिंपली क्या करेंगे, नॉन सैलरी वाला टेबल उसको दिखाएंगे और बोलेंगे भाई आपका कितना टैक्स बन रहा है 10 लाख रुपए के ऊपर। 15% अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख, तो 6 लाख से ऊपर की इनकम इनकी कितनी होगी, 4 लाख। तो 4 लाख का 15% इन्हें टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज 60,000। ठीक। यस। लेकिन अब मसला क्या पैदा होता है कि इतना आसान नहीं है कि बंदा जो प्रॉफिट बोल रहा है अपना उसके ऊपर रेट लगाना, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए आपको ये अपने पास कॉपी कर लें सबसे पहले तो, फॉर्मेट ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर कैलकुलेटिंग टैक्सेबल इनकम। एक शख्स कहता है कि मेरी इनकम है 10 लाख रुपए। ठीक है भाई, मानते हैं आपकी इनकम 10 लाख रुपए है, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, एड डिडक्शंस नॉट अलाउड। कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो उस बंदे ने लेस कर दिए होंगे, लेकिन एफबीआर उनको लेस करने की इजाजत नहीं देता। मिसाल के तौर पे अकाउंटिंग वाला डेप्रिसिएशन एफबीआर अलाउ नहीं करता कि आप उसको लेस करें, तो लिहाजा वो आपने ऐड बैक करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इन्होंने 1 लाख रुपीज का डेप्रिसिएशन लेस किया हुआ है और वो ये कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एफबीआर अलाउ नहीं करता, तो आप कैसे लेस कर सकते हो। एंड देन लेस डिडक्शन अलाउड। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिनको एफबीआर अलाउ करता है कि आप लेस कर लो, हो सकता है इस बंदे ने नहीं किए हो लेस, तो आप उसको बाद में लेस करवा सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज इन्होंने लेस नहीं करवाया था, लेस करवा लिया था डेप्रिसिएशन के नाम पे, लेकिन एफबीआर कहता है कि डेप्रिसिएशन में अलाउ करता हूँ, लेकिन तुमने जैसे कैलकुलेट किए ना ये अलाउ नहीं है, तो उसको ऐड बैक करो वापस। तो वो खर्चे जो नॉट अलाउड हैं वो आपने ऐड बैक करने हैं। ठीक है, अपने पास ये लाइन नोट कर लें, ऑल not allowed expenses are add back and all allowed expenses are less। और जो allowed है वो आप लेस कर सकते हैं, बिल्कुल अलाउ है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर इनका कोई अलाउड एक्सपेंस नहीं बन रहा एफबीआर की तरफ से, वो जीरो है, तो इनको अब 10 लाख पे टैक्स नहीं देना, 11 लाख पे देना पड़ेगा। रीजन आपको समझ आ गया कि जो जो डिस अलाउ है वो आपने ऐड बैक करने हैं। क्या क्या डिस अलाउ होता है अब हमने वो सीखना है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी बंदे को सैलरी दी है और वो 32,000 से ज्यादा सैलरी बनती थी, आपने उसको कैश में दे दी, तो एफबीआर कहता है कि 32,000 से ज्यादा सैलरी आप किसी को भी कैश में नहीं दे सकते, आपने ऑनलाइन देनी है। तो वो सारा एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस सारा का सारा डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन आपने अपनी जो ये ट्रेडिशनल इनकम स्टेटमेंट होंगी ना, वहां आपने सेलिंग एंड एडमिन में लेस किया हुआ होगा सैलरी एक्सपेंस, लेकिन एफबीआर उसको अलाउ नहीं करता। रीजन आपको मैंने बता दिया कि 32,000 से ज्यादा वाली सैलरी हार्ड कैश में अलाउ नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम, और कौन कौन से खर्चे अलाउ में, कौन कौन से अलाउ नहीं है, ये देखना है हमने। तो सबसे पहले देखते हैं डिडक्शंस अलाउड, कि जो जो अलाउ हैं जिनको आप आराम से लेस कर सकते हैं, कोई एफबीआर मना नहीं करेगा। तो कौन कौन से अलाउ हैं, नंबर 1, एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड फॉर बिजनेस पर्पस। वो सारे खर्चे जो बिजनेस के अंदर आपने परफॉर्म किए हैं, मिसाल के तौर पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चरर, रेंट फॉर बिजनेस, सैलरीज। सैलरीज का रूल मैंने आपको बताया,
अभी नोट करने की जरूरत नहीं, जब नोट करने की बात होगी तो मैं आपको बताऊंगा नोट करना है। रेंट फॉर बिजनेस ये भी आपने नोट करना, लेस करना अलाउ है। सैलरीज को अलाउ के है, लेस कर सकते हैं, लेकिन उसका रूल मैंने आपको छोटा सा बता दिया, लेकिन और भी रूल हैं, अभी बताऊंगा। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल फॉर द बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉइज। हमारे एम्प्लॉय हमारे पास जो काम करते हैं, उनके बच्चे कहीं पढ़ते हैं, हम उनकी फीसेस दे रहे हैं, तो वो एक्सपेंस हम लेस कर सकते हैं। इसी तरह हॉस्पिटल में इलाज के लिए हम उनके पैसे दे रहे हैं, बेड डेट एक्सपेंस यू कैन ऑल्सो डिडक्ट। डेप्रिसिएशन भी आप लेस कर सकते हैं, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग वाला नॉट अलाउड। डेप्रिसिएशन निकालने का जो तरीका टैक्स ने बताया है, एफबीआर ने बताया है, आपने सिर्फ वही फॉलो करना है, अकाउंटिंग वाला डिसअलाउ कर देना है हमेशा। एनुअल सब्सक्रिप्शन पेड टू अ रजिस्टर्ड ट्रेड एसोसिएशन, एसईसीपी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लाइसेंसिंग एक्सेट्रा। हर साल जो आपने फीसिस पे करनी है ट्रेड यूनियंस की, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, या पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के आप मेंबर हैं, एसईसीपी के मेंबर हैं, कहीं के भी मेंबर हैं, आप हर साल उसकी फीसिस दे रहे हैं। यस, यू कैन लेस दिस बिकॉज इट इज अ बिजनेस एक्सपेंस। एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेन डेलीगेशंस, बाहर से अगर कोई डेलीगेशन आ रहा है उसके खर्चों को भी आप लेस कर सकते हैं। जैसे कैसबिट वालों ने अभी यूनिवर्सिटी, कैसबिट वालों ने कॉन्फ्रेंस करवाई थी आज से तकरीबन 6 महीने पहले, तो उसमें इन्होंने फॉरेन डेलीगेशंस भी बुलाए थे, तो उन लोगों के रहने का खर्चा, वो सारा का सारा जो खर्चा था वो एक्सपेंस था। और कैसबिट वाले जब अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसको ऑलरेडी लेस कर सकते हैं, क्योंकि दीज आर एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड फॉर बिजनेस पर्पज। नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट के सारे खर्चे आप लेस कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन एंड फेयर, ट्रांसपोर्टेशन को भी लेस करना अलाउ है, ठीक है। नेक्स्ट है एनी टैक्स अदर देन इनकम टैक्स। अब अपने पास एक चीज नोट कीजिएगा, अब टैक्सेस जो हैं वो दो तरह के हैं। एक होते हैं इनकम टैक्स और एक कहलाता है, एक कहलाता है इनकम टैक्स और दूसरा होता है हमारा, यहाँ पे एक बहुत स्लो नेट। आपकी आवाज सर डिस्टॉर्ट हो रही है। नहीं बेटा, किसी ने पीछे बैक पे अपना माइक खोल दिया है, वो बंद कर दीजिएगा। अब ठीक आ रही है आवाज? जी सर, जी अब ठीक जी है, सर शायद अब ठीक आ रही नेट है। का ठीक है, ठीक। असल में माइक जो है ना मेरा थोड़ा सा मसला कर रहा है। देखिए, टैक्सेस दो तरह के जी हैं। जैन, आप अपना एक माइक बार बंद कर दें। एक मिनट ना, मैं इधर ये फॉर्मेट ड्रॉ कर लूँ, ये मुझे बार बार इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये ऑनलाइन है, मुझे मेरे पास ये बना हुआ नहीं था पहले से। ये 2 मिनट मुझे दे दीजिएगा, उसके बाद में कंटिन्यू कर। मुद्दसर रहमान, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी कुछ पूछना है तो पूछना, जब तक मैं इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लूँ। नो सर। आपका हैंड रेज हुआ हुआ है, नीचे कर दे, थक जाएगा कब से। कर दिया सर। गुड। अच्छा भाई, अब आपने पास ये नोट कर लीजिएगा कि इनकम टैक्स जो होता है, टैक्सेस एफबीआर ने कहा है कि दो तरह के, इनकम टैक्स और सेल टैक्स, वेल्थ टैक्स, कितनी भी तरह का टैक्स हो, प्रॉपर्टी टैक्स, कुछ भी हो। तो इनकम टैक्स अगर आपने कोई पे किया है तो वो सारा का सारा डिसअलाउ है, और कोई भी और टैक्स आपने पे किया एफबीआर को, वो सारा का सारा अलाउड है, ठीक है। इनकम टैक्स इज ऑलवेज डिसअलाउड एंड ऑल अदर टैक्सेस आर अलाउड। अपने पास ये नोट कर लें ताकि ये आपको याद रहे, ठीक है।
सर इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे दें, आप किस हाँ, explanation दे रहा हूँ, उसमें कह रहे हैं? दे रहा हूँ, 1 मिनट। असल में ये मुझे आज मौका नहीं मिला था, मुझे याद नहीं रहा था कि ऑनलाइन क्लास है, वरना मैं पहले से सारा काम कर लेता। ठीक है भाई, देखें, एनी टैक्सेस अदर देन इनकम टैक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपका गुड्स आई, आपने परचेज की, उसमें आपने कस्टम ड्यूटी पे की, ठीक है। कस्टम ड्यूटी इज नॉट एन इनकम टैक्स, सो यू हैव अलाउड टू डिडक्ट एज एक्सपेंस, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा है कि आपने इनकम टैक्स पिछले सर साल, आपकी आवाज बार बार कट रही है। हमीद ठीक आ साहब, रही है? मैंने नोट किया है कि इस वक्त अरसलान साहब का तो इंटरनेट ठीक है, लेकिन किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट का भी लो हो रहा होगा, इस वजह से आपको वॉइस शायद थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो रही होगी। तो लेकिन रिकॉर्डिंग में ये मसला नहीं आएगा, इतना मैं श्योर हूँ। थोड़ा सा एडजस्ट करें, ठीक है। टाइप करके बता दें, कर दिया करें अगर डिस्टोर्शन वाली बात किसी को ज्यादा फील हो रही है तो, ठीक है। भाई अरसलान, देखिए, जी सर, कस्टम ड्यूटी अगर आपने कोई पे की परचेज ऑफ गुड्स के टाइम पे, ठीक है, दैट इज बिकम अ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट, उसको आप लेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर गुज़िश्ता साल आपने 20,000 रुपये इनकम टैक्स पे किया था, तो वो लेस करने की इजाजत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक्सपेंस तो था आपका, ठीक है, मानता है एफबीआर उसको, लेकिन उसको एज एन एक्सपेंस ये अलाउ नहीं करता कि मैं आपको लेस करने की इजाजत दूं। क्योंकि जितने आपने इनकम टैक्स पे किए होते हैं ना, वो आप जब आपने, याद है, इनकम टैक्स सॉल्व किया था कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉपर्टी वाला या सैलरी वाला, तो आप टैक्स लाइबिलिटी निकालते थे, आखिर में क्या करते थे, लेस टैक्स ऑलरेडी डिडक्टेड, जो उनके एम्प्लॉयर ने टैक्स डिडक्ट किया, आखिर में आप लेस कर रहे होते थे। तो एफबीआर कहता है कि इनकम टैक्स को आप आखिर में तो लेस करवा सकते हो एज ए लाइबिलिटी से, लेकिन ऊपर एक्सपेंस से तौर पे आप उसको माइनस नहीं कर सकते। तो इनकम टैक्स माइनस करने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा कोई भी आपका टैक्स है, आप उसको लेस कर सकते हैं, देयर इज नो वरीज। जैसे इम्पोर्ट ड्यूटीज पे टैक्स पे किया, इसी तरह गाड़ी पे जो आप टैक्स पे कर रहे होते हैं, सेल्स टैक्स भी आप लेस कर सकते हैं, लेकिन वो वाला सेल टैक्स लेस नहीं कर सकते जो इनपुट और आउटपुट के तौर पे एडजस्ट होता है। ये आपका आगे कहीं सेल टैक्स का चैप्टर आएगा, तो उस वक्त ये आप समझ लेंगे कि इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स में क्या फर्क होता है। तो जो एडजस्ट वाला नहीं है इन सेल टैक्स, वो आप यहाँ पे लेस कर सकते हैं, लेकिन जो गुड्स पर आपने इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स एडजस्ट करना होता है, उसको लेस नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, रिपेयर चार्जेस आप लेस कर सकते हैं, मेंटेनेंस चार्जेस भी लेस कर सकते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपने पे किया इंश्योरेंस कंपनी को अगेंस्ट एसेट, वो भी लेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है पेनल्टीज, इसको थोड़ा गौर से देखते हैं। पेनल्टीज के लिए भी मैं यही बना के आपको समझाता हूँ। देखें, टैक्सेस की जगह अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ पेनल्टीज, पर कॉपी कर लेते हैं ना, यहाँ हम लिख लेते हैं पेनल्टीज। अब पेनल्टीज भी दो तरह की हैं, कुछ होती हैं अलाउ, कुछ होती हैं डिस अलाउ। जो डिस अलाउ हैं वो हैं लॉ पेनल्टीज, और जो अलाउड हैं वो हैं कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस और लॉ पेनल्टीज में ये फर्क होता है कि फॉर एग्जाम्पल, आपने एसईसीपी वालों की फीस लेट जमा कराई, उन्होंने आप पे कोई पेनल्टी लगा दी, दैट इज कॉल्ड डिसअलाउड पेनल्टी, बिकॉज ये लॉ की तरफ से आप पे लगी है। लेकिन आपने किसी कस्टमर को गुड्स टाइम पे प्रोवाइड नहीं की, उसने आपके ऊपर केस कर दिया, आप केस हार गए, आपने उनको कंप्लेन हार गए, या गुड्स आपने क्वालिटी वाली नहीं दी थी, इस वजह से उन्होंने आपके ऊपर के पेनल्टी लगा दी लॉ के जरिए, तो वो वाली अलाउड है। फर्क क्या है, अगर आपका किसी सप्लायर किसी कस्टमर से झगड़ा है और आपने पेनल्टी पे की है, दैट इज अलाउड। बट कोई कानून की तरफ से पेनल्टी लग गई, आपकी फैक्ट्री में काम हो रहा था, कमिश्नर आके छापा मारा, हाइजीन काम नहीं हो रहा था, बिल्कुल ठीक नहीं था, और सेहत के उसूलों के खिलाफ आप मिठाइयाँ बना रहे थे, तो आपकी जो पेनल्टी लगी है, आपने पेनल्टी पे भी करनी पड़ेगी, लेकिन एफपीआर कहता है इसको आप लेस नहीं कर सकते एज एन एक्सपेंस, ये डिसअलाउ हो जाएगी। रीजन क्या है कि आपने लॉ ब्रेक किया था। फर्क समझ आ गया दोनों का? जी, पेनल्टीज का फर्क समझ आ गया। बिजनेस पेनल्टीज अलाउड हैं, जो हमारे कस्टमर्स वाली हैं वो अलाउड हैं, ठीक है। और कौन सी वाली अलाउ नहीं है? जो लॉ की ब्रेक करने पे लग रही हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? पेनल्टीज के बारे में कोई सवाल है?
सर वो मतलब इसमें आपकी नेग्लिजेंस की वजह से जो होगी वो डिसअलाउड हो जाएगी, सही है? जैन साहब आपने नेग्लिजेंस पूछा तो मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर बिजनेस कस्टमर के साथ अगर आप बिजनेस में नेग्लिजेंस कर जी रहे हैं आवाज या आ रही है ठीक से? negligence कर रहे हैं, दो अलग अलग नेग्लिजेंस है। जैन साहब आप ही ने पूछा था ना। जी जी सर। दो तरह की नेग्लिजेंस है। देखें, बिजनेस के ऑपरेशंस में नेग्लिजेंस कर रहे हैं या कंप्लायंस में नेग्लिजेंस कर रहे हैं। तो कंप्लायंस के नेग्लिजेंस और बिजनेस के नेग्लिजेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये जी सर, ये कंप्लाइंस वाली डिसअलाउड होंगी ना? जी कंप्लायंस वाली कंप्लाइंस वाली डिसअलाउड होंगी। ठीक है भाई, कंटिन्यू करें। एक मिनट, इधर चाय भी आ गई है हमारी। ओके भाई, आगे चलते हैं। आवाज ठीक से आ रही है? मैंने माइक चेंज किया, जरा बता दीजिएगा। यस, बेहतर ओके, है सर, बेहतर है। ठीक है ठीक। ठीक है भाई, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ एनी एक्सपेंडिचर वोनली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस। कोई ऐसा खर्चा जो प्योर बिजनेस के लिए किया गया है, सारे आप लेस कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, एनिमल कारकास, डेथ ऑफ एनिमल, परमानेंट यूजलेस विच यूज इन बिजनेस। वो सारे के सारे खर्चे जो जानवरों के मुतालिक हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका फार्म था, उस फार्म से भैंसें दूध देती थी और आप मार्केट में सप्लाई करते थे या मिठाइयाँ बनाते थे, लेकिन कोई भैंस आपने 3 लाख रुपए की परचेज की थी और अचानक से ये हुआ कि वो बिल्कुल यूजलेस हो गई। अब वो जो है वो दूध देने के काबिल नहीं रही, तो आपने उसको सेल कर दिया और 1 लाख रुपए में वो सेल हुई। तो आपको लॉस कितना हुआ इस डील में? 2 लाख रुपीज का। तो ये 2 लाख रुपीज आप लेस कर सकते हैं। ठीक है। एनिमल कारकास का मतलब है जानवरों के मरने या उनके यूजलेस होने पर जो नुकसान हो वो भी आप लेस कर सकते हैं। ये सिर्फ खास तौर पे फार्म वाली इंडस्ट्रीज के लिए है और किसी के लिए नहीं है। ठीक है। और अगर आपका कोई जानवर मर गया, 3 लाख का आपने परचेज किया था और 1 रुपया भी आपको नहीं मिलेगा, तो ऐसी बात है फिर शायद कोई उसकी खाल के पैसे दे दे, लेकिन कुछ भी नहीं मिला तो वो जीरो हो जाएगा और 3 लाख का पूरा 3 लाख आप लेस कर सकते हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है डेप्रीसिएशन। अभी हमने पढ़ा कि डेप्रीसिएशन डिसअलाउ हो जाएगा, अकाउंटिंग वाला। अब हम इसका भी इसी तरह का एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं कि डेप्रीसिएशन दो तरह के हैं। अकाउंटिंग वाला हमेशा डिसअलाउड होगा। ठीक है। अकाउंटिंग वाला डेप्रिसिएशन ऑलवेज डिसअलाउड। और टैक्स वाला अलाउड है। टैक्स वाला डेप्रिसिएशन कौन सा है? टैक्स वाला का मतलब होता है जो एफबीआर अलाउ करता है, और वो बड़ा आसान है। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो एफबीआर कहता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड आप यूज करो। ठीक है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड आप यूज कर सकते हैं और उसको कहते हैं रिटन डाउन मेथड। ठीक है। रिटन डाउन मेथड का मतलब क्या होता है? आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला में बस डायरेक्टली लिखा हुआ है तो वहीं से दिखा देता हूँ आपको। ठीक है। रिटन डाउन मेथड है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप पहले से जानते हैं, और मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट कौन सा लगाना है? जो एफबीआर ने बताया है। तो एफबीआर ने बताया कि बिल्डिंग के लिए 10% है, फर्नीचर के लिए 15%, और कंप्यूटर आईटी सॉफ्टवेयर के लिए 30% है, और कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए भी 30% है। ठीक है। सॉरी, आईटी सॉफ्टवेयर नहीं, वो तो अमोर्टाइजेशन हो जाएगा ना। आईटी प्रोडक्ट्स के लिए, आईटी के सारे हार्डवेयर के लिए 30% है, एंड देन बाकी सारी चीजों के लिए 15% है। ठीक है। तो अकाउंटिंग वाला डेप्रिसिएशन जब भी सवाल में आपको नजर आएगा, आप उसे आंखें बंद करके डिसअलाउ करेंगे, और टैक्स वाला डेप्रिसिएशन आप आंखें खोल के अलाउ करेंगे, क्योंकि आपने उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट कुछ की पॉइंट्स हैं डेप्रिसिएशन के मुतालिक। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन रिटन डाउन मेथड एट प्रिस्क्राइब रेट। ठीक है। इसमें हमेशा यही फॉर्मूला लगाना है आपने, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, दैट इज कॉल्ड रिटन डाउन वैल्यू, और उसके रेट भी वही जो एफबीआर ने बताए। गेन ऑन सेल ऑफ दीज एसेट्स विल बी रेटेड एज बिजनेस इनकम। अगर आपको गेन हो रहा है कोई एसेट बेचकर,
तो भी आप उसको बिजनेस इनकम में इंक्लूड करेंगे. इट इज नॉट बिकम पार्ट ऑफ कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. और अगर कोई लॉस हुआ तो वो भी इधर ही आएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस में, क्योंकि जिन चीजों का डेप्रिसिएशन होता है वो सारी बिजनेस की होती हैं. अगर उनमें कोई गेन या लॉस हुआ तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस का ही पार्ट होगा. ठीक है. लेकिन आगे लिखा हुआ है अकाउंटिंग वाला नॉट अलाउड, टैक्स वाला अलाउड. इसको भी निकालने का तरीका है कि जो प्रॉफिट हो रहा है आपको गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अगर हो रहा है तो अकाउंटिंग वाला डिसअलाउ होगा, टैक्स वाला अलाउड होगा. ठीक है. ये हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे भी. नेक्स्ट, नो डेप्रिसिएशन डिडक्शन इज अलाउड इन डिस्पोजल ईयर. जिस साल आपने एसेट को सेल किया है उस साल आपको डेप्रिसिएशन लेस करने की इजाजत नहीं है. फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन ईयर ऑफ परचेज. जिस साल आपने एसेट परचेज किया, अकाउंटिंग में तो हमने ये पढ़ा होता है ना कि अगर आपने मशीन को 6 महीने चलाया तो मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 12 करते थे फर्स्ट ईयर में. लेकिन टैक्स में आपको इजाजत है कि अगर आप जून की फर्स्ट डे को भी परचेज कर रहे हैं, पूरा साल जुलाई टू जून जो नॉर्मल टैक्स ईयर है उसमें आपके पास एसेट नहीं था, लेकिन आपने जून में परचेज किया, तो एफबीआर अलाउ करता है कि आप पूरा साल उसका डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं. ठीक है. तो ये इट इज द ब्यूटी ऑफ टैक्स. नेक्स्ट, इफ द एसेट यूज पार्शियली फॉर बिजनेस, इसको भी डिस्कस नहीं कर रहा. ठीक है ना, ये भी एक एडवांस टॉपिक है थोड़ा सा, को भी डिस्कस नहीं कर रहा. नेक्स्ट है अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस ऑन इनटेंजिबल एसेट. अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस इनटेंजिबल एसेट्स पे जितने भी होते हैं उनको भी लेस करने की इजाजत है, लेकिन अकाउंटिंग वाले मेथड से नहीं, टैक्स वाले मेथड से. टैक्स वालों ने मेथड इसका ये बताया है, कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ. कॉस्ट जो भी आपने जितने में परचेज किया वो इंटेंजिबल एसेट, सॉफ्टवेयर है या कोई लाइसेंस है या ट्रेडमार्क है, ठीक है, डिवाइड करेंगे लाइफ से, जितनी लाइफ दी हुई है. अगर लाइफ नहीं दी हुई तो फिर 25 ईयर्स एफबीआर ने बताया है कि 25 ईयर्स से डिवाइड करना है इफ लाइफ इज नॉट गिवन. ठीक है. नेक्स्ट, अमलगमेशन. अगर कोई बिजनेस अमलगमेट कर रहा है किसी के साथ तो जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो सारे के सारे आप लेस कर सकते हैं, बिल्कुल इजाजत है आपको माइनस करने की. फिर ये वही वाली बात दोबारा आ रही है कि बिजनेस पेनल्टीज अलाउड है. ठीक है. थोड़ी देर पहले हमने देखा था ना कि कंप्लाइंस, अगर लॉ का कंप्लाइंस खराब हो रहा है तो फिर वो वाली पेनल्टी अलाउ नहीं है, लेकिन बिजनेस पेनल्टीज आर ऑल अलाउड. ठीक है. लेकिन अगर आपने कोई स्टेट की खिलाफ वर्जी कर दी, जैसे आपने सेल टैक्स का कोई फाइन लग गया आप पे, इनकम टैक्स का फाइन लग गया कंपनी एक्ट की तरफ से, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने आपको फाइन लगा दिया है और आपको डिफॉल्टर लिस्ट में डाल दिया है, उसके आप पैसे भर रहे हैं, एनवायरमेंटल लॉ के खिलाफ कोई आपके ऊपर पेनल्टी लग गई है, तो वो सारी की सारी डिसअलाउ हो जाएंगी. ठीक है. फिर आपके पास जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनके पैसे आप अप्रूव फंड में अगर जमा करा रहे हैं, ग्रेजुएटी फंड है, पेंशन फंड है, किसी भी तरह का फंड है, अगर वो अप्रूव्ड है तो ये अलाउ है, इसको आप लेस कर सकते हैं. लेकिन अगर अनअप्रूव्ड है तो वो डिसअलाउ हो जाएगा. ठीक है. एडवांस पेड टू सप्लायर. अगर आप एडवांस में सप्लायर को पे कर दें तो दैट इज नॉट एन एक्सपेंस एज पर अकाउंटिंग. भी अकाउंटिंग वाले को भी पता होता है कि अगर आप किसी सप्लायर को एडवांस में पैसे दे देते हैं तो इट इज योर एसेट, यू ऑलरेडी पेड फॉर नेक्स्ट ईयर परचेज और नेक्स्ट मंथ परचेज. ठीक है. तो ये तो आपका एसेट है, इसको एक्सपेंस में इंक्लूड नहीं करना. अगर किसी अकाउंटेंट ने गलती से लिया हुआ है तो एज अ टैक्स कंसल्टेंट आपका काम है कि उसको आप लेस करके पहले बाहर निकालेंगे. ठीक है. इसी तरह एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर. किसी कस्टमर ने अगले साल के पैसे आपको अभी सेल के दे दिए, तो दैट इज नॉट अ सेल ऑफ दिस ईयर, तो यू हैव टू डिडक्ट दिस फ्रॉम योर सेल. ठीक है. क्योंकि ये मिस्टेकनली ऐड हो गया है. ठीक. हमने ये पढ़ लिया कि क्या क्या अलाउ होता है. अब हम पढ़ते हैं डिडक्शंस नॉट अलाउड, कि कौन कौन से खर्चे अलाउ नहीं है. नंबर 1, पर्सनल एक्सपेंसेस. ड्रॉइंग्स आर नॉट अलाउड, बिल्कुल नहीं अलाउड. मिसाल के तौर पे हमने ऊपर पढ़ा था कि एक बंदा आपके पास आके कहता है मेरा 10 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है और मुझे टैक्स पे करना है. ठीक है. तो आपने देखा डिडक्शंस नॉट अलाउड कौन कौन से हैं, तो उसमें ड्राइंग अलाउ नहीं है. तो आप उससे पूछेंगे भाई तुमने ड्राइंग की पूरे साल में? उसने कहा हाँ, हर साल हर महीने में लाख रुपए बिजनेस से निकाल के घर ले जाता था. तो इसका मतलब 12 लाख रुपए की इन्होंने ड्राइंग कर ली, तो ये तो नॉट अलाउड है. तो लिहाजा इनको टैक्स फिर 22 लाख पे देना पड़ेगा. ठीक है. बात समझ आ रही है कि ड्राइंग नॉट अलाउड इसलिए है, एफबीआर कहता है कि भाई तुम्हें ले जाने की जरूरत क्या है, तुम्हारा घर तो ऐसे ही चल जाएगा. ठीक है. पहले हमारा टैक्स निकालो, उसके बाद कुछ बचे तो ले जाना अपने घर पे. ठीक है. तो ड्राइंग इज नॉट अलाउड. ठीक. नेक्स्ट,
स्पेशल प्रोविजंस टू मेंबर्स ऑफ एन एओपी, ये थोड़ी गौरतलब बात है, अपने पास लिख लीजिएगा। जिस तरह ड्राइंग अलाउ नहीं है, तो इसी तरह आपने पढ़ा है कि पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स को प्रॉफिट्स भी मिलते हैं और कमीशन भी मिलते हैं, बोनस, सैलरीज और इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सारी चीजें वो लेके जा रहे होते हैं। एफबीआर कहता है ये सारा डिसअलाउ है, अपने एओपी के मेंबर को कुछ भी आप पे करोगे, ऑल इज डिसअलाउड, कुछ भी अलाउ नहीं है, सर ठीक है, अटेंडेंस सारा एड लेने बैक ब्रेक कराओ करना है वापस। मुझे वाला, जी, अटेंडेंस अच्छा, ब्रेक लेने का ब्रेक टाइम का देना टाइम होने वाला है। है। 10 मिनट दे दें और, ताकि मैं थोड़ी सी कुछ बातें पूरी कर लूँ ना, फिर आपको सर तुम अटेंडेंस इजाजत के लिए दीजिए। बेफिक्र है, मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, अटेंडेंस की टेंशन ना लें। अरसलान साहब आप कंटिन्यू करें। जी सर ये पॉइंट टू दोबारा रिपीट कर देंगे प्लीज। जी जी, भाई एओपी के जो मेंबर्स होते हैं उनको सैलरीज भी मिल रही होती हैं पार्टनरशिप फर्म से, कमीशन मिल रहे होते हैं, इंटरेस्ट और ये सारे खर्चे ये निकाल रहे होते हैं अपने बिजनेस से, एओपी से, ठीक है। एफबीआर कहता है ये सारा का सारा पैसा जो आप पार्टनर को दे रहे हो ना, सब डिसअलाउ है, चलो भाई ऐड बैक कर दो, ठीक है। तो सारा डिसअलाउ हो गया, ठीक है, बल्ले हो गया। एफबीआर कहता है उस पर टैक्स दो, वो भी हमारा ही हक है। नेक्स्ट, ये एक्सपेंस नहीं मानते उसको, यहाँ तक कि अगर आप कोई बंदा बाहर से रखोगे वो सैलरी एक्सपेंस लेगा, तो हमने एक पार्टनर को बोला भाई सैलरी के पैसे तुम ले लो, तुम काम कर लेना, हम बाहर से बंदा हायर नहीं करते। तो भी एफबीआर का ये एतराज है, वो कहता है कि नहीं, आपने पार्टनर को पैसे क्यों दिए, लिहाजा ये डिसअलाउ है। नेक्स्ट, अलाउड, हाँ, एओपी के पार्टनर को अगर आप दो तरह से पैसे दे रहे हैं ना तो वो अलाउ है। मिसाल के तौर पे हमने ऊपर पढ़ा था रेंट एक्सपेंस लेस करने की इजाजत है, तो ऐसा हुआ कि एक पार्टनर ने बोला कि भाई मेरी शॉप है, आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब पार्टनर ने अपनी शॉप दे दी और कह रहा है कि मुझे किराया दे दो, बाहर किसी और को किराया दे दो तो मुझे दे दो, तो उसको हम किराया दे रहे हैं, तो ये वाला किराया आप लेस कर सकते हैं। रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग पेड टू द मेंबर ऑफ एओपी इज अलाउड। और इसी तरह डिलीवरी के लिए हमें वैन की जरूरत थी, तो हमारे एक पार्टनर ने बोला मेरी वैन फालतू पड़ी हुई है, आप इसको यूज कर लें बिजनेस में, मुझे किराया दे दिया करें, तो उसको हम किराया दे देते हैं, तो वो भी लेस कर सकते हैं रेंट एक्सपेंस के तौर पे। डिलीवरी का जो खर्चा है उसका रेंट एक्सपेंस हम लेस कर सकते हैं, ट्रक का रेंट, ठीक है। इसके अलावा पार्टनर को कुछ भी मिल रहा है, सारा डिसअलाउड। नेक्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर अरसलान आपने साहब कैपिटल, इसमें आपसे एक चीज पूछ लूंगा क्लेरिफिकेशन जी के लिए बाकियों के लिहाज से। क्या इस अलाउ वाली बात जो पार्टनर्स को वैन का रेंट या बिल्डिंग का रेंट जी, प्रैक्टिकली कितना मिसयूज किया जा सकता है, इसकी कोई इंटेंसिटी के ऊपर कुछ डिस्कशन कर दें कि क्या सर यूज इसकी किया कोई जा लिमिट सकता है? नहीं है, बिल्कुल इसको आप अच्छी तरह मिसयूज कर सकते हैं। और क्योंकि इसको ज़्यादा मिसयूज नहीं कर सकते, क्योंकि रेंट तो वैसे ही नॉर्मली होता ही है, तो पार्टनर्स को जो पैसे दे रहे हैं उसमें आप मिसयूज कर लें, नहीं हो सकता। वैसे ये रेंट ऑफ डिलीवरी वैन, इसको आप मिसयूज कर सकते हैं और इसकी कोई लिमिट भी नहीं है, आप जितना चाहे कर लें, ठीक है। अभी हमारे ये सर बच्चों के लिए डिस्कस कर रहा हूँ कि हमारे एक दोस्त है, उनका एक रिटर्न फाइल करना था, तो वो एओपी थी और वो बाहर से पैसे अर्न कर रहे थे, जिसके ऊपर वो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के मेंबर नहीं थे, तो लिहाजा वो टैक्स भी पे नहीं कर रहे थे, और वो पैसे जो है वो किसी और बंदे के अकाउंट में आते थे, वहां से ये एओपी ले लेते थी। 4 पार्टनर थे। अब जब इनका रिटर्न भरने का टाइम आया, क्योंकि ये लोग ना सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में मेंबर थे, ना ये एफटीआर वाला टैक्स एट सोर्स कटवा रहे थे बैंक से, तो जब पैसे इनके पास प्रॉफिट जमा हुआ कोई तकरीबन 40-50 लाख रुपए, तो मसला ये हुआ कि अब उनको एनटीआर वाला टैक्स देना था। एनटीआर मतलब वो टेबल वाला टैक्स देना था। अब ये परेशान हो गए, तो उन्होंने कहा आप खर्चे बनाओ थोड़े, ताकि जो है ना ये प्रॉफिट नीचे आए। तो इन्होंने क्या किया कि बोला हमारे जो पार्टनर है इनको हमने सैलरी दी है, तो वो सैलरी एक्सपेंस को लेस करते हैं। हमने उनको समझाया भी भाई ये नहीं करो ऐसे, कह रहे नहीं हम जिम्मेदार हैं, कल को ऑडिट खुलेगा, तो हमने रिटर्न तो भर दिया। भाई देखिए सॉफ्टवेयर जो है ना वो तो गधे गोरे जो भी आप डालेंगे वो एंटर करेंगे सर, वो ले लेता है। तो उसने सॉफ्टवेयर ने एक्सेप्ट तो कर लिया है, और पार्टनर्स की सैलरी को हमने एज एन सैलरी एक्सपेंस दिखाया है, और ऐसा होना नहीं चाहिए था, कल को ऑडिट खुलेगा तो ये सब फंसेंगे, ठीक है ना। अच्छा सर, नेक्स्ट, सैलरी जी, पार्टनर को दी जाती है वो उसमें अलाउ नहीं है डिडक्शन। तो नहीं वो डिडक्शन अलाउ नहीं, वो एड बैक करना पड़ेगा। तो अच्छा, फिर ये जो पार्टनर है, फिर ये जो सैलरी अगर लेता है किसी बिजनेस से, तो वो अपने रिटर्न में उसको क्या शो करता है? इन सैलरी में शो करता है या बिजनेस इनकम में शो करता कौन सा पार्टनर? जो पार्टनर है? अपना पर्सनल रिटर्न भर रहा होगा, जी।
वो उसको एओपी वाले रिटर्न से ही भरेगा, एओपी के रिटर्न से जो उसको फाइनल प्रॉफिट आ रहा होगा जब वो अपने पर्सनल रिटर्न में जमा कराएगा ना, क्योंकि एओपी का अलग रिटर्न जाता है और उसकी अलग रजिस्ट्रेशन होती है और बंदे की अलग। तो बंदा जब अपना रिटर्न भरेगा तो वहाँ शो कर देगा कि मैंने वहाँ ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया, तो लिहाजा दोबारा टैक्स नहीं हो रहा होगा, इनकम एक बार टैक्स होगी। ठीक। ठीक है, नेक्स्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को आप लेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आपको पता होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स को, तो दैट इज नॉट अलाउड एज एक्सपेंस। आप वन शॉट में थोड़ी लेस कर सकते हैं फर्नीचर की परचेज को, आप उसको डेप्रिशिएट करेंगे। तो ये तो अकाउंटिंग भी मना करता है ना ये वाली बात। तो नेक्स्ट, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन डिसअलाउड। अभी मैंने आपको पूरी तरह समझा दिया कि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज डिसअलाउड और टैक्स डेप्रिसिएशन आपने अलाउ करना है, लेकिन वो भी सिर्फ और सिर्फ रिटन डाउन मेथड पे प्रिस्क्राइब रेट ऑफ द बोर्ड, एफबीआर ने जो रेट बताए उन्हीं रेट पे लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट वही बात आ रही है पेनल्टीज वाली कि टैक्स वाली पेनल्टीज सारी डिसअलाउड है लेकिन बिजनेस वाली पेनल्टीज अलाउड है। ठीक है, नेक्स्ट है सैलरी एक्सपेंस। सैलरी एक्सपेंस के 3 रूल आपके सामने लिखे हुए हैं कि अगर आपने सैलरी पे की है 32,000 से ज्यादा किसी को कैश में, तो ये डिसअलाउ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, टैक्सेबल सैलरी बट टैक्स नॉट डिडक्टेड। सैलरी तो आपने पे की पूरी कैश में, सॉरी ऑनलाइन बैंकिंग चैनल से, लेकिन आपने उसका टैक्स नहीं काटा। 50,000 से ज्यादा सैलरी यानी साल के 6 लाख रुपए से ज्यादा पे तो पाकिस्तान में टैक्स है, लिहाजा आपने टैक्स काटना भूल गए, तो भी आपको ये अलाउ नहीं है, ये पूरी सैलरी डिसअलाउ हो जाएगी। एंड द लास्ट वन है सैलरी टू द ऑनर मेंबर ऑफ ईओपी, ऑलवेज डिसअलाउड। चाहे आप उसके ऊपर बैंकिंग चैनल से पे कर रहे हैं या आप उसको टैक्स भी कर रहे हैं, टैक्स भी काट के दे रहे हैं, हर सूरत में डिसअलाउ है। ये फर्क समझ आ गया सैलरी वाला? जी सर। भाई सैलरी के 3 रूल नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 32,000 इन कैश, नंबर 2 पेड इन बैंकिंग, पेड वाया बैंकिंग चैनल बट टैक्स नॉट डिडक्टेड, एंड द नंबर 3 वन इज सैलरी ऑफ प्रोपराइटर और मेंबर ऑफ एओपी ऑलवेज डिसअलाउड। ठीक है सर, अभी बोले वक्फा कर लें, अजानें भी हो रही हैं, थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए ब्रेक दे देते हैं, फिर यहाँ से 7 पॉइंट से दोबारा कंटिन्यू कर लेते हैं। अब जो सर की राय हो। नहीं, ये 10 मिनट की ब्रेक के बाद, अच्छा अरसलान साहब सिर्फ आप किस में कंफर्टेबल है, मतलब लाइक 10 मिनट की ब्रेक के बाद 1 घंटे के सेशन के बाद या आधे घंटे की ब्रेक के बाद वापस 1 घंटा? सर ब्रेक छोटी दे के ना भले सेशन कंटिन्यू कर लें, कोई मसला नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, 10 मिनट की 10 मिनट, ब्रेक, जी दस जी। मिनट तक ब्रेक देते हैं और देन उसके बाद सर इस चीज को दूसरे मैं रिकॉर्ड 10 मिनट की ब्रेक के बाद वापस ज्वाइन करते हैं। इस वक्त 7:15 हो रहे हैं, हम 7:25 28 तक जी स्टार्ट कर रहे 25, जी जी सर, ठीक है। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम। हैं। वालेकुम सलाम। ये बड़ा कंफर्टेबल है यार। हाँ, तो हाथ हो जाते हैं। तो दवाइयाँ क्या खाई?
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वालेकुम सलाम। आसलान साहब, आप यू में कंटिन्यू स्क्रीन शेयर आप कर सकते हैं। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक हम पहुंचे थे सैलरी एक्सपेंस पर करके सैलरी एक्सपेंस को किन कंडीशन में अलाउ किया जा सकता है और किन कंडीशन में अलाउ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर 7, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोड ऑफ पेमेंट, कि पेमेंट किस तरह करनी है। बहुत सारे खर्चे जो हमने ऊपर पड़े थे जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, रेंट एक्सपेंस, ये सारे के सारे एक्सपेंस अलाउड थे, लेकिन ये वाली बात अपने पास लिख लें, ऑल अलाउड एक्सपेंसेस पेमेंट्स मस्ट बी मेड बाय बैंकिंग चैनल। सारे खर्चे आपने बैंकिंग चैनल से करने हैं। अगर आप बैंकिंग चैनल से नहीं करते हैं ये सारा डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बट सम कैश पेमेंट्स आर अलाउड, कुछ कंडीशंस हैं ऐसी हैं जिनमें कैश पेमेंट अलाउड है। ठीक है, आपने पहली बात इन्होंने क्या बताई कि सारे के सारे एक्सपेंसेस आपने पे करने हैं बैंकिंग चैनल से, लेकिन कुछ कैश कंडीशंस अलाउड है। नंबर 1, मंथली सैलरी अगर 32,000 से कम है किसी एम्प्लॉय की मंथली सैलरी 32,000 से कम है, आप उसको लेस कर सकते हैं, सॉरी उसको आप डिडक्शन अलाउ में ले सकते हैं, भले आप कैश में दे रहे हैं। नेक्स्ट, ट्रेवलिंग फेयर कोरियर चार्जेस विदाउट एनी लिमिट, अगर टीसीएस के जरिए चीजें भिजवा रहे हैं, ट्रेवलिंग का खर्चा, ये सारे के सारे आप जितना चाहे कैश में पे कर दें, सारा अलाउड है, कोई लिमिट भी नहीं है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, अदर यूटिलिटी बिल, कोई भी आपका बिल आ रहा है, ठीक है ना, सुई गैस का, पानी का, आप सारा कैश में दे सकते हैं, नो वरीज। ठीक है, पोस्टेज स्टैम्प, अगर आप डाक के जरिए कोई चीज भिजवा रहे हैं, अब तो ये खत्म हो गया है, तो वो सारे के सारे खर्चे भी आप आराम से लेस कर सकते हैं, दीज आर अलाउड। नेक्स्ट, गवर्नमेंट को कुछ पे कर रहे हैं, पेनल्टीज पे कर रहे हैं, वो तो हमने ऊपर पढ़ा था कि गवर्नमेंट की पेनल्टीज अलाउ नहीं है। ये उस अंदाज में नहीं लिखा हुआ, ये उस अंदाज में है कि अगर आप कोई बिजनेस पेनल्टी कैश में पे कर रहे हैं या गवर्नमेंट के कोई ड्यूज पे कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे अलाउड हैं कैश के अंदर विदाउट एनी लिमिट। ठीक है, नेक्स्ट है कोई ऐसा खर्चा जिसका टोटल, कोई एनी एक्सपेंस का हेड जिसका टोटल 2,50,000 से ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अगर किसी हेड का खर्चा 2,50,000 से ज्यादा हो रहा है, तो उसमें जो आपने पेमेंट्स 25,000 रुपए से कम वाली की हैं, सिंगल पेमेंट्स, वो सारी अलाउ होंगी, और 25,000 से ज्यादा वाली डिस अलाउ हो जाएंगी। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि 2,50,000 से कम अगर कोई आपका एक्सपेंस हो रहा है, मिसाल के तौर पर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 2,50,000 से कम है, चाहे आप कैश में पे करें, बैंकिंग चैनल से पे करें, नो वरीज, लेकिन अगर कोई एक्सपेंस 2,50,000 के थ्रेशोल्ड को मीट कर जाता है, तो उस सूरत में आपने जो पैसे 25,000 से कम दिए हैं वो अलाउ होंगे, बाकी डिस अलाउ हो जाएंगे। ये बात तो समझ ही नहीं आई हमें ना, ऊपर से चली गई। बहुत सारे बच्चे यही सोच रहे होंगे, और ऐसा ही सोचना चाहिए आपने। हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, अब सामने आपके क्या लिखा हुआ है, एनी सिंगल अकाउंट विद एक्सीड थ्रेशोल्ड ऑफ 2,50,000, कोई ऐसा हमारा अकाउंट है जिसका टोटल 2.5 लाख से ऊपर चला गया है, तो उसमें 25,000 से कम वाली जो पेमेंट्स हैं वो अलाउ होंगी, और 25,000 से ग्रेटर वाली बिकम डिसअलाउड। जैसे मिसाल के तौर पे आपके सामने ये 4 एक्सपेंस दिए हुए हैं। ठीक है, आपने बताना है कि कौन से अलाउ हैं, कौन कौन से डिसअलाउ हैं। अब सबसे पहले तरीका इसका ये है कि आप टोटल कर लें, चारों कॉलम का टोटल कर लेते हैं। ठीक है, इसका रिपेयर का टोटल 2,84,500, और इनमें चारों का टोटल कर लिया। ठीक है, अब हम एक एक को डिस्कस करते हैं। नंबर 1, रिपेयर एक्सपेंस। रिपेयर एक्सपेंस का टोटल आ रहा है 2,84,500। क्या ये 2.5 लाख से ज्यादा है? हाँ, ये ज्यादा है, तो इस पे ये रूल अप्लाई होगा। रूल क्या है कि अगर आपका एक्सपेंस 2,50,000 से ज्यादा हो रहा है, तो उसमें जो पेमेंट्स आपने 25,000 रुपए से कम वाली की हैं वो अलाउ हैं, वो लेस कर सकते हो, और उस 25,000 से ज्यादा वाली कैश पेमेंट्स डिसअलाउ हो जाएंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने सारा खर्चा कैश में पे किया है, 2,84,500 टोटल हो रहा है।
अब कितना डिसअलाउ है कितना अलाउ है ना, अलाउ कौन कौन सा होगा, रूल क्या है, 25,000 से कम वाली पेमेंट्स कौन कौन सी है, देखिए नंबर 1 ये 24,000, दैट इज 24,000 एंड देन 20,000, ये हाईलाइट होते हैं आपके सामने नजर आ रहा है, नेक्स्ट 15,000, ये तीनों एक्सपेंसेस अलाउड है, ठीक है, इनको आप लेस कर सकते हो, 59,000 आप लेस कर सकते हो एज अ रिपेयर एक्सपेंस, लेकिन जो पेमेंट्स 25,000 से ज्यादा वाली है वो सारी डिसअलाउ हो जाएंगी, इसका मतलब रिपेयर के एक्सपेंस के दो टुकड़े हो जाएंगे, कुछ अलाउ हो जाएगा कुछ डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। आप बता सकते हैं एडवर्टीजमेंट का क्या सीन बनेगा, अलाउ होगा डिसअलाउ होगा, कमेंट करके बताइएगा जरा जल्दी से। पूरा अलाउड है सर। पूरा अलाउड होगा, जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। उसका रीजन क्या है कि भाई 2.5 लाख से कम वालों का तो झगड़ा ही नहीं है, ठीक है, ये पूरा अलाउ होगा। अब यूटिलिटीज का क्या सीन बनेगा, अलाउ डिसअलाउड, सर 25,000 के अंदर वाले अलाउड। नहीं देखो यूटिलिटीज का रूल हमने अलग से पढ़ा था, वो क्या रूल था कि यूटिलिटी एक्सपेंसेस में सारे कैश में अलाउड। सारा कैश अलाउड है, यस, इस हिसाब से तो सारा अलाउड है, तो इसमें तो कोई झगड़ा है नहीं, तो ये भी अलाउड हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है, नो नीड ऑफ टोटल, ठीक है, सारा सारा का सारा नथिंग विल बी डिसअलाउड, यानी सारा का सारा अलाउड होगा, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज ऑफिस सप्लाईज में क्या होगा, अलाउड। अलाउड, क्योंकि वो थ्रेशोल्ड को मीट ही नहीं कर रहा, लिहाजा ये पूरा अलाउ हो जाएगा, नथिंग विल बी डिसअलाउड। और ये आखिर वाला आप सॉल्व करके बता दें जरा जल्दी से, इसमें क्या अलाउ होगा और क्या डिसअलाउ होगा। रूल क्या है भाई, रूल वही है कि पहले आप टोटल कीजिए, टोटल अगर 2.5 लाख से ज्यादा है फिर आपने सोचना है, अगर 2.5 लाख से कम है तो फिर तो सीधा सीधा अलाउ है। सर 2.5 लाख से तो ज्यादा ही है। 2.5 लाख से और ज्यादा है, अब आप इसमें फिर 25,000 से कम वाली अलाउ करेंगे, तो उसमें 25,000 से कम वाली एक ही है, तो यानी इंश्योरेंस एक्सपेंस में 25,000 ये अलाउ में जाएगा, बाकी सारा डिस अलाउ हो जाएगा, यानी ऐड बैक करना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि टैक्सेस में दो रूल पड़े थे, इनकम टैक्सेस आर नॉट अलाउड एंड अदर टैक्सेस आर अलाउड, तो ये वही वाली बात लिखी हुई है कि इनकम टैक्स डिसअलाउ हो जाएगा, क्योंकि अभी हम डिसअलाउ की लिस्ट पढ़ रहे हैं ना, देखेंगे लिखा हुआ ऊपर रिडक्शंस नॉट अलाउड। नेक्स्ट, पेनल्टीज, अभी पेनल्टी के बारे में आपको समझा दिया कि लॉ की जो पेनल्टीज होंगी कंप्लाइंस वाली वो डिसअलाउ हो जाएंगी, ठीक है, लॉ एंड गवर्नमेंट पेनल्टीज नॉट अलाउड, ठीक है। नेक्स्ट, टैक्स नॉट डिडक्टेड, किसी कस्टमर को आपने माल बेचा या किसी की सप्लायर की पेमेंट की, आपने उस वक्त उसका टैक्स नहीं काटा तो भी वो पूरी पेमेंट डिसअलाउ हो जाएगी, और जब आपने कुछ सेल किया उस वक्त आपने टैक्स नहीं काटा तो भी वो डिसअलाउ हो जाएगी। एंड नेक्स्ट, रिजर्व्स आर आल्सो नॉट अलाउड एज एक्सपेंस, क्योंकि ये तो अकाउंटिंग भी मना करता है ना, बहुत सारे लोग चालाक होते हैं, कहते हैं प्रॉफिट कम से कम दिखाने के लिए रिजर्व को भी लेस कर देते हैं, हालांकि रिजर्व्स आर नॉट पार्ट ऑफ द एक्सपेंस, ठीक है। एंड नेक्स्ट, लाइबिलिटी नॉट पेड टिल 3 years, 3 साल हो गए, आपने एज एन एक्सपेंस माइनस तो किया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, लेकिन किसी सप्लायर को आपने पेमेंट नहीं की, 3 साल हो गए, ठीक है ना, आपने उसका पैसा बैड डेट बना दिया फॉर एग्जाम्पल, तो फिर ये वाले पैसे भी डिसअलाउ हो जाएंगे, क्योंकि एफबीआर कहता है तुमने मजाक लगा के रखा हुआ है, हमसे लेस करवा रहे हो एक्सपेंस और बंदे को दे ही नहीं रहे हो, तो लाइबिलिटी को भी डिसअलाउ कर दिया जाता है अगर वो 3 साल तक पे ना की जाए। नेक्स्ट, डोनेशन एंड ज़कात, अगर आप किसी को ज़कात पे कर रहे हैं या डोनेशन पे कर रहे हैं, सारा का सारा डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है, चाहे वो अप्रूव इंस्टीट्यूशन को ज़कात दें चाहे अनअप्रूव को दें, दोनों सूरतों में बिकम डिसअलाउड, ठीक है, हर हाल में ये डिसअलाउ हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। हाँ, एक फायदा है, अपने पास एक बात नोट करें, डोनेशंस आर ऑलवेज डिसअलाउड either paid to approved institutions or unapproved institutions, but on approved institutions we get tax credits, ठीक है, टैक्स क्रेडिट्स इंशाल्लाह हम आगे देख लेंगे। तो अगर आप किसी अप्रूव इंस्टीट्यूशंस को पैसे देंगे तो आपको टैक्स क्रेडिट मिल सकता है। टैक्स क्रेडिट क्या होता है, तो वो टैक्स बेनिफिट मिलता है जिसमें आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। सही, टैक्स शील्ड से रिलेटेड है।
जी टैक्स शील्ड है, यस टैक्स शील्ड कह सकते हैं इसको, कि टैक्स लाइबिलिटी को कम करता है हमारी। इसके ऊपर एक आगे इंशाल्लाह एक अलग से क्लास होगी आपकी, तो उसमें आपको सर बता देंगे इसके ऊपर। वैसे सर के चैनल पे मेरी वीडियो भी पड़ी हुई है टैक्स क्रेडिट के नाम से, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आपने ये सॉल्व करना है। अब आप मुझे बताइए, या तो कमेंट करके बता दें या अपना माइक खोल के बता दें। ठीक है, सबसे पहले आपने बताना है कि ये वाला एक्सपेंस अलाउ होगा या डिस अलाउ होगा। इससे पता चल जाएगा कि आपको समझ आया नहीं आया। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस ऑफ द ईयर वॉज 2 लाख, टोटल हो रहा है 2 लाख रुपए ऑफिस सप्लाईज का, जिसमें से 1,20,000 हमने बैंकिंग चैनल से पे किए हैं और 80,000 कैश में पे किए हैं। तो क्या जवाब होगा इसका, अलाउड और डिस अलाउड? अलाउड। अलाउड, बिकॉज थ्रेशोल्ड डज नॉट मीट, थ्रेशोल्ड 2.5 लाख का था, ये पूरा का पूरा अलाउड हो जाएगा। नेक्स्ट, टोटल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर वर 3,50,000 पेड वाया बैंकिंग चैनल एक्सेप्ट 75,000 पेड एज कैश। बताइए क्या होगा? सर अलाउड होगा, 2.5 लाख के अंडर आ जाएगा क्योंकि 20 कैश कैश जो है वो 2.5 लाख के अंदर है। जी। ठीक है। नहीं, नंबर 2 बताइए बेटा। नंबर 2 अलाउ होगा डिस अलाउ होगा? सर इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है, अगर 2.5 लाख का जो थ्रेशोल्ड है उसमें सिर्फ कैश वाला पार्ट शामिल होता है या टोटल एक्सपेंस होता है? नहीं नहीं नहीं, वो चाहिए, अच्छा आपने दिमाग में सवाल कर लिया। देखें, होता ये है कि 2.5 लाख से ऊपर की जितने भी है ना, ठीक है, टोटल जो भी आ रहा है उसमें से कैश की सिर्फ वो वाली अलाउ होगी जो 25,000 से कम है। ऐसा नहीं है कि आप 25 को निकाल के ऊपर वाले को ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, इसमें से ये तो चलो ऐसा है, यहाँ 2 लाख है। अगर यहाँ लिखा होता ना 3 लाख, अब सोचने की बात थी कि 3 लाख लिखा होता, तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि 220 आपने जो है वो कैसे पे किया होगा, बैंकिंग चैनल से, और 80,000 कैश से पे किया, तो ये पूरा डिसअलाउ होता। रीजन क्या है? रीजन यही है कि आपने 25,000 से कम वाली पेमेंट को अलाउ करना है। ऐसा नहीं है कि 25,000 तक खैर है फिर ऊपर वाले ले लो, नहीं नहीं। ठीक है, अच्छा सर, वैसे 2.20 जो है हमने वाया बैंकिंग चैनल किए हैं, तो उसमें तो इशू नहीं हो सकता ना? या उसमें भी इशू है ये वाला अलाउड डिसअलाउड वाला? नहीं नहीं नहीं, अलाउड। जब मैंने इसको चेंज किया, जब की बात कर रहा, अच्छा 3 लाख कर दिया जब, हाँ जब जी। मैंने इसको 3 लाख कर दिया तो 220 तो अलाउ होगा ना, 80,000 का मसला है सिर्फ। 8,000। 80 पूरा डिसअलाउ होगा और 220 पूरा अलाउ होगा। ठीक है, तो इसके अंदर सर सेकंड में जो है 75 है वो डिसअलाउड होगा। ठीक है, वरना पहले इसको जरा हटा दूं मैं। हाँ आप बताए सेकंड में क्या होगा भाई? सेकंड वाले में 75 जो है वो 75 become disallowed, 75,000 become disallowed, ये disallowed हो जाएगा क्योंकि आपने कैश में पे किया। नेक्स्ट, हर महीने का किराया बनता है 25,000 रुपए। आपने हर महीने 25,000 रुपए किराया दिया, टोटल बना 3 लाख रुपए। बताओ अलाउ है डिसअलाउड है? अलाउड है सर। अलाउड है, हालांकि 2.5 लाख से ऊपर जा रहा है, लेकिन लेकिन सारी हमारी इंडिविजुअल पेमेंट्स 25,000 से एक्सीड नहीं कर रही हैं, लिहाजा ये पूरा का पूरा अलाउड है। अरसलान साहब, सेकंड में मेरी एक क्वेरी है बच्चों की क्लेरिफिकेशन के लिए। जी अगर आपने कह रहे हैं कि 75 डिसअलाउड है, ठीक है, जी। व्हाट इफ पूरे साल में 4 दफा 20-25 हजार करके पेमेंट हुई है? हाँ, इस सवाल में मेंशन नहीं है, इसको हम वन शॉट समझ के अज्यूम कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो सर सवाल है ना उसमें फिर डिटेल मेंशन होनी जरूरी है, जैसे ये नंबर 3 में मेंशन है कि हर महीने हम इतने दे रहे हैं। ओके, दैट्स व्हाट, सही है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर यहाँ पर अगर इसी सिचुएशन को मैं कंटिन्यू करूँ थर्ड में, तो ये थ्रेशोल्ड 3 लाख बढ़ गया ना, 2,50,000 से बढ़ चुका है। वो मसला नहीं है, लेकिन फिर आपने ये दो चीजें देखिए, अगर थ्रेशोल्ड को एक्सीड कर जाए फिर उसमें भी आपके सामने 25,000 से या उससे कम वाली पेमेंट अलाउड होती है ना, ओके, बस तो यही इस है। हिसाब से these all payments are less than या equal to 25,000, so these all are allowed। ओके ओके ओके, ठीक है सर, ठीक है, दैट्स इज अ रूल। 2,50,000, ठीक है, और उसमें बिलो 25,000 अलाउड है या 25,000 तक अलाउड है ये, ठीक है ना, इक्वल्स टू 25,000। नेक्स्ट, सर अलाउड है। ठीक है भाई, नंबर 4 बता दें जरा। टोटल अलाउड है। ट्रांसपोर्टेशन एंड कोरियर चार्जेस 3,75,000 एंड 1,25,000। ट्रांसपोर्टेशन का टोटल खर्चा 3,75,000 और कोरियर का 1,25,000 पूरा अलाउड है, क्योंकि इसमें तो कोई मसला ही नहीं था, कोई लिमिट ही नहीं थी। जी। नेक्स्ट है
इंश्योरेंस प्रीमियम 4 लाख पेड वाया चेक, अलाउड सर। नो इशू, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस इंक्लूड एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ ₹1,30,000 बाय चेक इनकर्ड बाय द डायरेक्टर फॉर ऑफिशियल पर्पस, ठीक है, ये तो बड़ा आसान है, ऑफिशियल पर्पस है, अलाउड हो जाएगा। ऑनर ने ड्राइंग की 1,20,000 की बिजनेस से, क्या हो जाएगा ये, डिस अलाउड। नेक्स्ट है, ऑनर ने अगेन वही लिखा हुआ है लेकिन मेडिकल चेकअप के लिए, तो भाई कुछ भी कर लो भाई, तुम बीमार हो जाओ कुछ भी कर लो, सारा डिस अलाउ है। इलेक्ट्रिसिटी 7.5 लाख का चेक आपने बिल पे किया कैश में, अलाउड सर। अलाउड है, ठीक है, देयर इज नो इशू। नेक्स्ट, एओपी नेम सफारी टी, अब थोड़ा गौर करने वाला है ये। सफारी टी कंपनी है, उसका ये सिनारियो बन रहा है, पेड अ मंथली सैलरी ऑफ 35,000 टू अ गार्ड वाया कैश, डिसअलाउड। डिसअलाउड क्योंकि वो 32,000 से ऊपर चला 32,000 गया, यस। और 90,000 हमने कैशियर को पैसे दिए लेकिन उसका टैक्स नहीं काटा हमने, दैट इज ऑल्सो डिसअलाउड। डिसअलाउड। डिसअलाउड, ठीक है भाई। नेक्स्ट है, पेड अ मंथली सैलरी टू वन ऑफ इट्स मेंबर सलीम थ्रू अ बैंकिंग चैनल, और टैक्स भी काटा है हमने, डिसअलाउड सर। डिसअलाउड पार्टनर की क्योंकि ये सैलरी है। एओपी का मेंबर है ना भाई, इसके वो जो कुछ कर ही नहीं सकते, इसका तो बेकार, ये डिसअलाउड है। नंबर 4, पेड अ मंथली सैलरी एंड कमीशन टू अ मैनेजर 9 लाख वाया बैंकिंग चैनल, टैक्स इज आल्सो डिडक्टेड, दैट इज अलाउड। 100% अलाउड, ठीक है। यूनिवर्सिटी फी ऑफ ऑनर पेड फ्रॉम बिजनेस, दैट इज डिसअलाउड बिकॉज डिसअलाउड। ऑफ ड्राइंग, ठीक है। अब ये सारे सिमिलर आ रहे हैं, इसमें हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। और नंबर 13, सैलरी एक्सपेंस इंक्लूडेड कंट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव ग्रेजुएटी फंड, अप्रूव्ड आ गया, अलाउड है ना। अलाउड होगा, ऊपर वाले में अनअप्रूव है तो वो डिसअलाउ होगा, ये डिसअलाउ वाला सीन है, ये अलाउ वाला सीन है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ सेल इंक्लूड 45,000 पेड एज अ फाइन फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर फॉर डिले इन सप्लाई ऑफ गुड्स, कस्टमर अलाउड। को माल लेट दिया, अलाउड, ठीक है, ये पेनल्टी अलाउ है। और इसी कॉन्ट्रैक्चुअल तरह फूड कमिश्नर को जो हमने दी है डिसअलाउ हो जाएगी। वो डिसअलाउ हो जाएगी। एंड देन लास्ट ईयर पिछले साल का 1,30,000 टैक्स पे किया था, ये डिसअलाउड। इनकम है, ये डिसअलाउड क्योंकि ये इनकम टैक्स है भाई, ये डिसअलाउड है। अकाउंटिंग वाला डेप्रिसिएशन डिसअलाउड। आंखें बंद करके डिसअलाउड। और टैक्स वाला डेप्रिसिएशन कितना बनेगा, आंखें खोल के करेंगे, लेकिन कैसे बनेगा, क्या होगा रूल, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय रेट। कॉस्ट कितनी है भाई, 5 लाख माइनस 1 लाख, 4 लाख, एंड देन यस। वी हैव टू अप्लाई द रेट। फर्नीचर का रेट था 15% था, देख लेते हैं, 15%, यस। तो 15% निकालने जरा, 60,000। अच्छा। 60,000, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 60,000 अलाउड। नेक्स्ट नंबर 9, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, ये वही वाला दोबारा रिपीट हो रहा है, आप खुद ही कर लीजिएगा। और रिजर्व्स निकालें 3 लाख रुपए के, अलाउड डिसअलाउड। डिसअलाउ, डिसअलाउड। डिसअलाउड भाई, रिजर्व किस बात की, तुम निकाल लो, ठीक है। सैलरी पेड बाय एओपी टू मिस्टर रशीद, ठीक है, सैलरी तो सारी की सारी डिसअलाउड हो जाएगी। और अब आ जाते हैं डायरेक्टली नंबर 23, 23 क्या होगा, 23 टोटल फ्रेट चार्जेस। अलाउड सर। अलाउड क्योंकि आपका रेट का कोई मसला नहीं है। एंड द लास्ट वन इज अलाउड डिसअलाउड। डायरेक्टर ऑफ द कंपनी पेड प्रिंटिंग चार्जेस ऑफ 1,50,000 थ्रू हिज पर्सनल बैंक अकाउंट, ये तो मैंने पहले ही लिख दिया, अरे हटाना पड़ेगा, ये डिसअलाउड है, ठीक है। रीजन क्या है, पर्सनल अकाउंट क्यों यूज कर रहे हो, जी। ये रूल होता है कि आपने अपना ही बिजनेस अकाउंट यूज करना है, पर्सनल अकाउंट से कैसे पेमेंट कर सकते हो, दैट इज बिकम डिसअलाउड। अब हम इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। बिजनेस इनकम न्यूमेरिकल, ठीक है भाई, इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक मिनट है, मुझे कॉल आ रही है, 1 मिनट के लिए बता लेना।
सॉरी फॉर इंटरप्शन। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने खुला हुआ है। XYZ and company is a partnership firm for tax year 2025. The firm declared a net profit before tax रुपीज 16 लाख। कंपनी ने बताया कि भाई हमारा जो है ना प्रॉफिट हुआ है 16 लाख रुपए का। ठीक है। द स्क्रूटनी ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, एक शख्स आपके पास आया, आप इसके टैक्स कंसल्टेंट है, उसने आके आपको बोला भाई मेरा 16 लाख का प्रॉफिट है, मेरा 16 लाख पे टैक्स बना दो। तो आप उसका उसूलों के हिसाब से जब टैक्स बनाएंगे ना, तो वो 16 लाख पे टैक्स नहीं देगा। कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो डिसअलाउ होंगे, वो आपने एड बैक करने हैं। कुछ ऐसे होंगे जो अलाउ होंगे, उनको आपने लेस करना है। ठीक है। तो आपने जब उनकी स्क्रूटनी की, उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो आपको ये वाली इंफॉर्मेशन पता चली। ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। जब आपने इनकी डिटेल देखी तो आपको कुछ बातें पता चली। ये सारी खर्चे इन्होंने किए पूरे साल में। अब इनमें कुछ अलाउ हैं, कुछ डिसअलाउ हैं, तो आपको बताना है कौन से अलाउ हैं, कौन से डिसअलाउ हैं। माइक खोल के रखिएगा अपना। सबसे पहले लिखा हुआ है टैक्स एट सोर्स डिडक्ट बाय कस्टमर। हमारे कस्टमर ने हमारा टैक्स काट लिया। जब हमें पैसे दिए तो हमारे 45,000 उसने टैक्स काट लिया। बताइए ये अलाउ होगा डिसअलाउ? डिसअलाउड सर, डिसअलाउड, क्योंकि ये इनकम विदहोल्डिंग इनकम टैक्स। विदहोल्डिंग है, क्योंकि आखिर में लेस होना है इसको यहाँ पे डिसअलाउ करेंगे। ठीक है भाई। नंबर 1 डिसअलाउड। नंबर 2 सैलरी पेड टू पार्टनर ए। डिसअलाउड पार्टनर सर, को आपने सैलरी दी, दैट इज बिकम डिसअलाउड। एंड सैलरी बी पार्टनर, ये भी डिसअलाउड। इंटरेस्ट पेड टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट इज ऑलवेज डिसअलाउड। एओपी के पार्टनर्स को सिर्फ 2 चीजें आप अलाउ करते हो, एक था रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, नंबर और 2 डिलीवरी मैन। डिलीवरी वैन। शाबाश, माशाल्लाह। इनकम टैक्स पेड इन प्रीवियस ईयर, पिछले साल जो आपने इनकम टैक्स पे किया था वो एक्सपेंस आप अकाउंटिंग में मानो उसको, लेकिन यहाँ हम डिसअलाउ करेंगे। ठीक है। सॉरी, ये मैं अलाउ लिख रहा हूँ, डिसअलाउ लिखना है भाई, सॉरी। सही है, डिसअलाउ, अलाउड है डिसअलाउड है? हाँ डिसअलाउ है। ये लाल कलर मैंने रखा था, लेकिन पता नहीं कैसे अलाउ कॉपी हो गया मुझसे। ठीक है भाई, डिसअलाउड डिसअलाउड। एंड नेक्स्ट, उसके बाद है सैलरी पर मंथ ऑनलाइन टू एन एम्प्लॉई। हमारे एक एम्प्लॉय को हमने सैलरी पे की है ऑनलाइन पर मंथ, और उसका टैक्स भी काटा है, तो ये क्या होगा? अलाउड होगा। अलाउड। अलाउड, इसको जस्ट ग्रीन कर लेते हैं क्योंकि ये ग्रीन सिग्नल है। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अलाउड सर, अलाउड। नेक्स्ट, दीज और एक्सपेंडिचर्स है। सैलरी टू एम्प्लॉय पर मंथ इन कैश, हमारा एक एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी बनती है कैश में, हम उसको दे रहे हैं साल के 4,80,000, तो महीने के कितने हो गए, डिवाइड करें। 32 से ज्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं? 40,000 सर। वही 40,000, तो डिसअलाउ कर दो भाई, ये 32 से ऊपर चला गया ना। सर, नेक्स्ट, PF भी अकाउंटिंग disallowed वाला। होगा? जी PF जी, सर, प्रोविडेंट पीएफ का, फंड। सॉरी पीएफ अलाउड अलाउड है, ये कॉपी पेस्ट में गड़बड़ हो रही है। पीएफ अलाउड है, यस, रजिस्टर रिकॉग्नाइज है ना, सॉरी। नेक्स्ट है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, क्या बताया था? डिसअलाउड, आंखें बंद। आंखें बंद करके डिसअलाउ करेंगे, और टैक्स वाला आंखें खोल के अलाउ करेंगे। अब बताएं टैक्स वाला कितना बनेगा? ये डिसअलाउड होगा। इसको दोबारा ये कॉपी कर लेते हैं। डिसअलाउड और टैक्स वाला जो भी हाँ, बताएं फॉर्मूला क्या था? टैक्स वाले का फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड, व्हाट वी गेट, 1 लाख माइनस 10 लाख, 1 लाख, 9 लाख आंसर आएगा। और 9 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 15%। 15%, क्योंकि मशीनरी का 15 था, तो कितना आंसर आ रहा है चेक कीजिएगा। 135 135, दैट इज अलाउड, यस। तो ग्रीन कलर कर देते हैं। एंड देन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, होल अमाउंट पेड बाय अ बैंकिंग चैनल एक्सेप्ट 20,000 पेड इन कैश। अलाउड टोटल सर, पूरा अलाउड है। ठीक है। अलाउ होने की रीजन यही है कि पूरा का पूरा आपने बैंकिंग चैनल से दिया। 25 से हाँ, एक नीचे पेमेंट भी कैश में की है, वो भी 25 से कम वाली है। ठीक है, तो ये अलाउड है सर। अलाउड है, यस। अगर यहाँ होता ना 40, तो फिर ये 40 जो है ना डिसअलाउ होता, और बाकी सारा अलाउ होता, रिमेनिंग वाला पार्ट। नेक्स्ट, फ्रेट एक्सपेंसेस अलाउड सर, अलाउड है, इसको कुछ भी नहीं करते, जस्ट अलाउ लिख देते हैं इसके आगे। नेक्स्ट, रेंट ऑफ द शॉप पेड 40,000 पर मंथ वाया कैश। डिसअलाउड सर,
डिसअलाउ, क्योंकि भाई ये भी 2.5 लाख से ऊपर चला गया ना आपका, ये डिसअलाउड हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज डोनेशन पेड टू एन अनअप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। disallowed. डिसअलाउ, चाहे अप्रूव्ड हो चाहे अनअप्रूव्ड हो, दोनों सूरतों में डिसअलाउ होता है, लेकिन अप्रूव के ऊपर आपको टैक्स क्रेडिट मिलता है, वो आगे देख लेंगे। टैक्स ठीक का है भाई, बेनिफिट क्रिएट हो गया बस। हाँ वो टैक्स बेनिफिट मिलता है, वो हम आखिर में देख लेंगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल हमने ये अलग कर लिया। जब भी आप पेपर में भी सॉल्व करने बैठेंगे ना, तो अपने पास एक बार ये लिख लीजिएगा सारा कि क्या अलाउड है क्या डिसअलाउड है, उसके बाद सॉल्व करना शुरू कीजिएगा। ठीक है भाई, अब हमने इसको एक्सेल पे सॉल्व कर लेते हैं। ये 1 मिनट दे दें ताकि मैं इसकी हेडिंग हेड नोट्स बना रहा हूँ पूरे से। सर इस क्लास की वीडियो मिल जाएगी ना? जी जी इंशाल्लाह। यस सर हाँ, आप रिकॉर्डिंग चल रही है, मिलेगी, इट विल बी अवेलेबल। थैंक यू सर। ठीक है भाई, जब आप सवाल को सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मेट आपके सामने था, ये फॉर्मेट फॉलो करना है हमने। ये वाला क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपने शुरू करना है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ हम लिख लेते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था क्वेश्चन में, 16 लाख रुपीस। ठीक है, 16 लाख रुपए इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया था, 16 लाख को हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। देन थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है भाई, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया। उसके बाद हमने क्या ऐड करना है, ऐड डिडक्शंस नॉट अलाउड। अब हम एडिंग डाल देंगे, ऐड डिडक्शंस नॉट अलाउड, जो अलाउड नहीं है उन सबको लिखना है और यहाँ से जस्ट कॉपी पेस्ट करना है हमने। सबसे पहले लिखा हुआ है टैक्स एट सोर्स डिडक्ट बाय कस्टमर, तो यहाँ लिखते हैं टैक्स डिडक्ट बाय कस्टमर, और ये था 45,000। उसके बाद है सैलरी पेड टू ए, फिर था सैलरी टू बी 1,80,000, and then we have interest paid to partner A, that was 12,000. Then income tax of previous year, that was 20,000. बस एक बार आपने बाइफिकेट कर लेना, फिर आपका काम खुद ही होता रहेगा। ये क्या था, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय, टैक्स वाज डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड। ये क्या था, अलाउ था डिसअलाउ था, हमने लिखा नहीं था। दैट इज बिकम अलाउड, यस अलाउड है। अच्छा, अभी तो हम डिसअलाउ ले रहे हैं, तो अलाउ डिसअलाउ वाला फिर देख लो कौन सा, सैलरी टू एम्प्लॉय, सैलरी पेड इन कैश 4,80,000, एंड देन वी हैव अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, आंखें बंद करके डिसअलाउ करेंगे,
that was 2,50,000. And again we have accounting depreciation is allowed है, इसको छोड़ देते हैं, इसी के आगे लिख लेते हैं allowed. नेक्स्ट है रेंट, क्योंकि ये कैश में दिया था, सारा डिसअलाउ हो गया, 4,80,000. And then we have last one is donation paid to unapproved institution, 50,000. ठीक है, तो we have now total deductions not allowed. ये सारे खर्चे अलाउ नहीं है, इन सबको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं. 1,15,17,000 ये हमारा डिसअलाउ हो जाएगा सारा का सारा. अच्छा भाई, अब क्या एडिंग डालेंगे? लेस डिडक्शंस अलाउड, लेस डिडक्शंस अलाउड. अच्छा भाई, अलाउड में सबसे पहले था हमारे पास सैलरी. बताइए 60,000 अलाउड है, लेकिन इसको मैं यहाँ नहीं लूंगा. क्यों नहीं लूंगा बताएं? क्या रीजन होगा? मैं लिखूंगा नहीं इसको. सर ऑलरेडी पार्ट होगा. ऑलरेडी, यस यस, इट इज ऑलरेडी डिडक्टेड. जब उस बंदे ने 16 लाख का अपना नेट प्रॉफिट बताया, उसने ये सारे खर्चे माइनस किए हुए, तो लिहाजा दोबारा लेस करने की जरूरत नहीं है. इसी तरह कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड अलाउड है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, इसको जाने दे. हाँ, नई चीज हमारे पास ये है, टैक्स डेप्रिसिएशन 1,35,000. तो यहाँ हम सिर्फ वो लिखेंगे, टैक्स डेप्रिसिएशन 1,35,000. ठीक है, रीजन समझ आ गया. और फिर इसमें फ्रेट एक्सपेंस अलाउड है, ऑलरेडी हमने लिया हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है. नॉर्मली रिडक्शन अलाउड में आपके पास डेप्रिसिएशन आ रहा होता है, टैक्स डेप्रिसिएशन एंड टैक्स अमोर्टाइजेशन आ रहा होता है. ठीक है, या नॉर्मली गेन ऑन लॉस आ रहा होता है, वही आ रहा होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता. गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, तो एक ही हमारे पास है, तो टोटल कर लेते हैं. टोटल डिडक्शंस अलाउड, तो टोटल में यही आ जाएगा एक ही. फाइनली वी गेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस. कितना टैक्स बन गया फाइनली? इसमें ये ऐड कर देंगे जो अलाउ डिसअलाउ था, और लेस कर देंगे जो अलाउड है. तो फाइनली वी गेट 29,82,000. इतने रुपए पे इसको टैक्स देना है. ठीक है भाई, इसको हम हटा देते हैं लाइनों को, नो बॉर्डर. ठीक है भाई, ये इनका हो गया फाइनल नेट प्रॉफिट 29,82,000. कहाँ आया था 16 लाख पे टैक्स जमा करवाने, आपने उसको 29 लाख पे टैक्स जमा कराने को कह दिया. अगर आप ऐसे टैक्स कंसल्टेंट बनेंगे इतने उसूली, तो लोग आपके पास रिटर्न भरवाने नहीं आएंगे, क्योंकि लोगों का नुकसान हो रहा होगा. तो थोड़ा सा आपने रास्ता रखना होता है. हमने जो आपको पढ़ाया ये कानून है, उसूल है. ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे खर्चे जो कैश में आपने किए हैं, उसको आप यहाँ एक्सपेंस डाल दो. कल को ऑडिट होगा तो देखा जाएगा. रियल लाइफ में तो ऐसे ही होता है. ठीक है, अगर आप कंसल्टेंट के तौर पे ऐसे काम करेंगे तो लोग आपके पास रिटर्न भरवाने फिर नहीं आएंगे. ठीक है भाई, अब हम आखिरी काम करते हैं. ये तो हमने क्या निकाला, क्या कह रहा हूँ? दूसरे तरीके भी समझा दीजिएगा ना. भाई वो थोड़ा इलीगल होता है, वो उस वक्त बता देते हैं. कैलकुलेशन फॉर टैक्सेबल इनकम. और अब हम आखिरी काम करते हैं, कैलकुलेशन फॉर टैक्स लायबिलिटी. कैलकुलेशन फॉर टैक्स लायबिलिटी. और टैक्स लायबिलिटी आपको पता है कैसे निकलती है, पहले से जानते हैं आप लोग माशाल्लाह. तो उसके निकालने का तरीका यहाँ लिख देते हैं. एनटीआर टैक्स लायबिलिटी. एनटीआर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके ऊपर एनटीआर वाला टैक्स लगेगा. 29,82,000 कहाँ पे फॉल करेगा?
ये टेबल आपके सामने कौन से स्लैब में आ रहा है? 29,82,000 ये आ रहा है स्लैब नंबर 4 में। नॉन सैलरी वाले का रेट लगेगा स्लैब नंबर 4 इस दैट वन। इसका मतलब इन बंदे को 170 तो देना ही देना है, तो लिख लेते हैं 170 तो है ही है, 1,70,000 तो हर हाल में देना है, प्लस और कितना देना है? और देना है 16 लाख से एक्सीडिंग अमाउंट पे 30%। अब 16 लाख से कितना एक्सीड कर रहा है ये, तो इसमें से 16 लाख माइनस कर लेते हैं, तो 13,82,000। तो यहाँ लिख लेते हैं 13,82,000। इस अमाउंट के ऊपर इनको टैक्स देना है 30%। ठीक, अब हम इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं। 1,70,000 तो देना ही देना है, और ऊपर की आमदनी पे 30% फर्दर, तो 5,84,000 इनका टैक्स बन रहा है टोटल। $5,84,600 इनका टैक्स बन रहा है, ठीक है। और लेस टैक्स ऑलरेडी पेड, ऑलरेडी इन्होंने कुछ पे किया, विद हेल्ड ऑलरेडी पेड लिखते हैं, ऑलरेडी विद हेल्ड लिखते हैं। तो ऑलरेडी विद हेल्ड किसने किया था? कस्टमर ने, याद है? कस्टमर विद हेल्ड द टैक्स, विद हेल्ड इनकम टैक्स। कस्टमर ने जो हमारे 45,000 रुपये काटे थे वो हम यहाँ पे लेस कर लेते हैं। ये देखें शुरू में लिखा हुआ था, जिसको हमने ऊपर डिसअलाउ किया था, टैक्स एट सोर्स डिडक्टेड बाय कस्टमर 45,000, इसको आप यहाँ पे लेस करवा सकते हैं आराम से। और फाइनली वी गेट टैक्स पेएबल। इनको और कितना टैक्स पे करना है इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो ये इनकी टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। और इस तरह ये सवाल अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है। जी, कभी ऐसा होता है कि कस्टमर ने आपके टैक्स जो है वो डिडक्ट कर लिया है, और आपके हाँ पूरे साल में टैक्स जो है वो मतलब डिडक्ट ज्यादा हो गया है, लेकिन टैक्स लायबिलिटी आपकी कम बन रही है, हाँ उसमें क्या बिल्कुल होता ऐसा होता है। रिफंड इसको फिर आप जब सॉफ्टवेयर में भी कर रहे होते हैं ना, तो जब ये टैक्स पेएबल बन रहा है ना, तो एफबीआर इसको टैक्स पेएबल के बजाय ना ये लफ्ज इस्तेमाल करता है, एडमिटेड टैक्स कहता है एफबीआर इसको। है? ठीक है, कि ये आपने और पे करना है, लेकिन अगर आप बट ज्यादा वो पे कर रिफंड देते हो नहीं तो करता टैक्स ना। रिफंड कहलाता है। यस, वो रिफंड कहलाता है, लेकिन रिफंड निकलवाना एफबीआर से इतना आसान नहीं है। हाँ, अगर आपकी कंपनी है और आपका करोड़ों का टैक्स रिफंड हो रहा है तो रिफंड की केस में आप जा सकते हैं, वरना ये लाखों रुपए वाला आप एडजस्ट कर सकते हो नेक्स्ट ईयर, ऐसा है। नेक्स्ट ईयर एडजस्ट होगा बस, हाँ, ठीक। नेक्स्ट ईयर आप अगर आप नेक्स्ट ईयर पे नहीं करो, ऐसे कई लोग होते हैं हमारे पास जो रिटर्न भरवाते हैं। जैसे हमने एक मेरे कस्टमर है, उन्होंने ये किया था कि एक दुकान खरीदी थी, उस दुकान की परचेज पर जो है, आपको पता है परचेज पर 5.5% टैक्स कटता है, तो वो उनका कोई 60-70 हज़ार रुपये टैक्स कटा था। तो उन्होंने अपने इनकम फ्रॉम बिजनेस में इनका टैक्स बन रहा था 30,000, एक साल वो 30,000 उसी से एडजस्ट करा लिया, फिर अगले साल फिर उसको एडजस्ट करा लिया 30,000 के करीब, क्योंकि ओके, दुकानदार बोलता है मैं पैसे देना नहीं चाहता, कोई ऐसा रास्ता बताओ कि बस मैं बच जाऊं। टैक्स लेकिन ये मैनेजमेंट। बिल्कुल उस साल तो आप कर सकते हो रेस्ट, लेकिन अगर आप नेक्स्ट ईयर में भी उस पुराने वाले रिफंड को क्लेम करते हो ना, तो परसेंटेज ज्यादा होती है कि आपका ऑडिट खुल जाए। हाँ, ये बात है, हाँ शेर सही, के तो मुंह में हाथ यानी डाल जितना लो ना। जल्दी हो सके फर्स्ट ईयर में ही कर ले। फर्स्ट ईयर में तो कर लो, लेकिन फिर आइंदा सोच समझ के करो। 5 साल तक ऑडिट खोल सकते हैं, 5 साल बाद नहीं खोल सकते। सॉरी, 6 साल के अंदर अंदर ऑडिट खुल ठीक, सकता है, उसके बाद नहीं खुल सकता, 6 ईयर्स। ऑलराइट सर, ठीक थैंक है यू। भाई, ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया। अब बताएं और सवाल भी सॉल्व करा दूं या आपकी मर्जी? एनालाइज कर लेते हैं कम से कम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को एनालाइज कर ले मेरे साथ साथ। देखें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है। अनवर एज 55 ईयर्स इज रेजिडेंट इन पाकिस्तान, ही कमेंस बिजनेस एज अ सोल बिजनेसमैन। 1 जुलाई 2024 को उन्होंने काम शुरू किया, और ये इनकी इनकम स्टेटमेंट आपके सामने दी हुई है, ठीक है। ये वही ट्रेडिशनल इनकम स्टेटमेंट है, और इसमें एक नई बात ये है कि इन्होंने 50,000 रुपए डिविडेंड भी अर्न किया है। और आपको पता है डिविडेंड कौन सा पार्ट होता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेज। यस, अदर सोर्सेज, तो उसको आपने लेने की जरूरत नहीं है। आप जब सवाल सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आप 9 लाख से सवाल सॉल्व करना शुरू करें, ठीक है। इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ 9 लाख रुपए आ रहा होगा, ठीक है। आप अगर 9,50,000 से शुरू करेंगे, हाँ कर लें, कोई मसला नहीं है,
लेकिन फिर ना ये वाले जो 50,000 रुपए ना, ये फिर आपने यहाँ पे लेस होते हुए दिखाने पड़ेंगे डिडक्शन अलाउड में, क्योंकि ये इनकम फ्रॉम बिजनेस की तो नहीं है ना भाई। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 9 लाख से सवाल को शुरू करना है, अगर आप 950 से शुरू करते हैं तो फिर ये 50,000 यहाँ लेस होते हुए दिखाने हैं। ठीक है, और फिर ये सवाल यहाँ रुकेगा नहीं, फिर इसमें आगे ऐड होगा, ऐड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, और उसमें डिविडेंड की इनकम आ रही होगी, और वो प्लस होके फिर फाइनल आंसर आएगा इनका। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। द सेल फिगर 88 लाख इंक्लूड 3 लाख रिसीव फ्रॉम कस्टमर इन एडवांस फॉर दिसंबर 2025 की सेल। बताइए क्या करें इस 3 लाख का। सेल इनकी 88 लाख नहीं है, इसमें 3 लाख रुपए तो वो हैं जो अगले साल के अभी कस्टमर से रिसीव कर लिए हैं। दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस ईयर इनकम। ठीक है, आप कहाँ खड़े हुए होंगे, आप खड़े हुए होंगे जून 2025 तक के रिकॉर्ड पे ना, तो ये तो दिसंबर के पैसे आपने ले लिए हैं। तो बताइए इसको क्या करना चाहिए, एडवांस को लेस करेंगे, ऐड लेस कर देंगे सेल्स में, लेस कर देंगे, यस। तो ये ना डिडक्शंस अलाउड में लेस कर देंगे इसको। ठीक है, उसके बाहर निकाल देंगे, ये हमारी इनकम का पार्ट नहीं है। ठीक है, एंड देन अनवर मेड एन ईयरली ड्राइंग ऑफ 8 लाख एंड एवरी मंथ 10,000। तो अनवर ड्राइंग भी कर रहा है अपने बच्चे की, 10,000 रुपए की स्कूल के पैसे भी यहाँ से उठा रहा है बच्ची के, और 8 लाख रुपए की ड्राइंग अलग की है ना। इसका मतलब इन्होंने 9,20,000 रुपए की ड्राइंग की है। तो ये ड्राइंग के पैसे क्या करेंगे, अलाउड डिसअलाउड, डिसअलाउड, डिसअलाउड यहाँ लिख देंगे हम ड्राइंग के पैसे। ठीक है, एंड देन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस का टोटल आपके सामने 23 लाख ये नजर आ रहा है, लेकिन इन्होंने इसकी डिटेल यहाँ बताई है कि भाई ये डिटेल है कि इस 23 लाख में इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो आपने 1,55,000 रुपए साल का भरा है। बताएं क्या करें इसका। अलाउड है। अलाउड, अलाउड है, यस। कैश में दो, किसी में भी दो, मसला ही नहीं है। नेक्स्ट, सैलरी टू अनवर्स ब्रदर, अपने भाई को उन्होंने सैलरी दी है एज असिस्टेंट मैनेजर 1 जुलाई 2024 से रखा हुआ है। मंथली सैलरी बनती है 40,000 जो उन्होंने पूरी कैश में दी है। बताएं क्या करें, डिसअलाउड, डिसअलाउड। अलाउड। कितना अमाउंट क्या आएगी, 4,80,000, क्योंकि 40,000 मंथली मल्टीप्लाई बाय 12 हो रहा होगा। नेक्स्ट, रेंट एक्सपेंस टोटल बन रहा है 2,40,000, पूरा कैश में दिया है, क्या करेंगे, अलाउड सर, अलाउड होगा क्योंकि थ्रेशोल्ड को मीट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, 50,000 पेड टू अ कस्टमर अकॉर्डिंग टू एन ऑर्डर फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कंज्यूमर कोर्ट फॉर डैमेजेस। एक कस्टमर को हमने, उसने केस कर दिया था, तो कंज्यूमर कोर्ट ने हमें बोला भाई कस्टमर को पे करो, हमने उसको पे कर दी पेनल्टी। अलाउड डिसअलाउड, अलाउड सर, अलाउड है, लेकिन हम उसको लेस नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी लेस हुई हुई है वो। ठीक है, जैसे एक इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए। नेक्स्ट, डोनेशन पेड टू अनअप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन 60,000, दैट इज ऑल्सो डिसअलाउड। एंड द लास्ट वन इज अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 50,000 गिवन है सवाल में, तो ये भी डिसअलाउ होगा। और Accounting. आगे आपको बता रहा है कि खुद से निकाल लो टैक्स वाली, तो आप खुद निकाल लेना, कॉस्ट भी दी हुई है और एक्यूमुलेटेड 0 दिया हुआ है। ठीक है भाई, इंशाल्लाह आपसे ये न्यूमेरिकल सारे सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने क्लास को अटेंड करके ना होश में बैठ के लिया है तो इंशाल्लाह। ठीक है भाई, कोई और सवाल है तो बता दें, या और सब न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो बता दें, जैसे आपको सही लगे। नहीं सर, थैंक यू। आप कोई और सवाल मत करवाएं, ये मैंने दोनों फाइल्स इनको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी है। हाउएवर इफ एनी ऑफ द स्टूडेंट इज हैविंग एनी क्वेरी तो वो पूछ ले। ठीक है, सर जी क्लियर सर, है। और डिटेल में पढ़ के फिर पूछेंगे। सर इसकी वीडियो शेयर कर दीजिएगा बस ग्रुप में। यस, एक्चुअली अभी भी रिकॉर्डिंग कंटिन्यू है। गूगल मीट आधे से 1 घंटे के अंदर जैसे मुझे लिंक देगा, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट गूगल ड्राइव के लिंक के बजाय 1-2 दिन के अंदर आपको यूट्यूब पे सिखा दूंगा, क्योंकि बीच में कुछ जो वेटिंग वाला टाइम है ना वो डिलीट करके आपके पास आ जाएगी, श्योरली आ जाएगी 2 से 3 दिन में। ठीक है सर। सर बेड डेट के हवाले से पूछना था कुछ। बैड डेट वैसे तो अलाउड है, ठीक है, लेकिन यहाँ हमने आपको ये बताया कि बैड डेट एक्सपेंसेस अलाउड है, लेकिन उसका जो रूल है वो यहाँ समझाया नहीं मैंने। ठीक है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए वो सीए की क्लास में बताते हैं, तो यहाँ मैंने नहीं बताया। यहाँ पेपर में जो गिवन होगा आपने वही लेना होगा। ठीक है, जैन साहब, आप क्वेरी पूछना चाहते हो तो पूछ लो, लेकिन वो मैं भी एग्जाम में नहीं देने वाला, क्योंकि उसमें एक अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस होती है। आप क्वेरी पूछ रहे हैं।
ठीक है बाबा, वो जो मुझे पूछना था वो उन्होंने बता दिया। तो एग्जाम के लिए प्रोविजन हो परेशान नहीं या करें। वो expense टैक्स हो। में टैक्स के जैसे कैफ कैफ पढ़े होता है ना आप, उसमें वो टैक्स प्रैक्टिसेस वाले सब्जेक्ट में उसकी डिटेल आती है बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू। इसीलिए मैंने यहाँ पे इनिशियल अलाउंस को भी एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। इनिशियल अलाउंस भी एक कॉन्सेप्ट होता है, जो आप कोई एसेट नया परचेज करते हैं और वो जो सिर्फ और सिर्फ अब पाकिस्तान में इनिशियल अलाउंस प्लांट एंड मशीनरी के लिए दिया जाता है, वो भी वो वाली जो आपने इंपोर्ट की है, चाहे वो नई है चाहे वो पुरानी है, लेकिन पाकिस्तान में कभी यूज नहीं हुई हो, तो उसके ऊपर आपको 25% इनिशियल अलाउंस मिलता है। यानी उसकी कॉस्ट का 25% लेस करते हैं, उसके बाद आप डेप्रिसिएशन अप्लाई करना शुरू करते हैं। तो ये भी पाकिस्तान में इनिशियल अलाउंस का कॉन्सेप्ट अब लिमिट कर दिया गया है सिर्फ और सिर्फ नए प्लांट एंड मशीनरी तक। पहले हर एसेट में मिलता था, फर्नीचर में भी इनिशियल अलाउंस मिल रहा होता था। ठीक है भाई, और अगर कोई सवाल है तो बता दें। वैसे मैं सिर्फ तमाम स्टूडेंट से ये पूछूंगा कि आपने क्या ऑनलाइन में इतना स्मूथली सेशन एक्सपेक्ट किया था? वो सर तो इट बहुत अच्छा रहा सेशन सर। सर सेशन लिटरली अच्छा था, मतलब कोई भी अलहमदिल्ला इशू नहीं आया, बहुत वेल मेंटेन्ड, और खैर ज्यादा तारीफ करने की आदत नहीं है लेकिन अच्छा था। चले, थैंक यू अरसलान साहब, थैंक बहुत यू कुछ सो मच सीखने को आपके मिला लिए सर। भी, आपके टाइम के लिए भी। सही है, Yes. सेशन हम एंड में भी एंड ही कर रहा हूँ। अगेन अरसलान साहब, वो थैंक यू आपको। जो भी कैसबिट की तरफ से मोमेंटम या सीट्स, वो जो भी चीज है ना, वो मैं आपको इन पर्सन पहुंचा दूंगा। सही है। मैं और अरसलान साहब से इजाजत, अगेन थैंक यू सो मच। और पूरी क्लास में, अच्छा आज के एग्जाम के हवाले से सिर्फ इतनी ही बात करूंगा कि आप दोनों क्वेश्चन नंबर 2 इस सैंपल टाइप 3 की जैसा सवाल आपको नहीं मिलेगा। 2 टाइप का आप क्वेश्चन और एक्सपेक्ट करें, या वो जो 24-25 सिनेरियोस थे उनमें से कुछ सिचुएशन एक्सपेक्ट करें आप, वैल्यूज चेंज करके, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन वो मैं इन पर्सन आपको क्लास में बता दूंगा फाइनल एग्जाम के हवाले से। ठीक है, तो मैं ओके सेशन अभी एंड कर रहा हूँ। सर ठीक वो है, और हाँ नीट के जी, रिजल्ट क्या हुआ? मिड की अभी भी मैंने सारी कॉपियां चेक नहीं की है, और अभी मैं जब सेशन कर रहे थे तो 5-6 और कॉपियां चेक की है। आपको नेक्स्ट वीक श्योरली मिल जाएंगी, आपको मैं मार्क्स ग्रुप में शेयर कर दूंगा, फिर सर शो कर दो। कैपस्टोन की सर क्या अपडेट है, अगर कल का वो भी थोड़ा सा बता दें। कैप्स्टोन के हवाले से तो नहीं, मिड रिव्यू कल श्योरली हो रहा है। तमाम स्टूडेंट्स को कैप्स्टोन प्रोजेक्ट के लिहाज से अपनी फाइनल जो है ना, वो ईमेल होनी चाहिए। मैं उसी वक्त वाइवा था तमाम मेंबर्स से पूछूंगा, एक कुछ 2-2 3-3 सवाल पूछूंगा, और टाइम उसकी बेसिस पे मैं मार्क्स दूंगा इंटरनली 25 में से हर सर स्टूडेंट टाइमिंग को। सर टाइमिंग टाइमिंग यही है कि आप समझ लें कि 9 to 15 से, जो अर्ली कम अर्ली फर्स्ट वगैरह, फर्स्ट कम फर्स्ट सब बेसिस पे। ठीक है, थोड़ा सा लेट आ सकते हैं सर, कोई इशू तो नहीं है? नहीं अच्छा, मुझे कहीं ना कहीं पर डायरेक्टर साहब के साथ एक मीटिंग है 10, 10:30, 11 बजे से लेकर। तो आई विल ट्राई कि मैं वाइंड अप कर दूं 9:30 बजे स्टार्ट, 9:15 स्टार्ट करके 11 बजे तक वाइंड अप में करना चाहूंगा विदाउट ब्रेक। सही है, ठीक है सर। चलो ओके। चले, मैं सेशन रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ एज ऑफ नाउ, ताकि रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाए।